तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करते हैं WRE। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का देखेंगे और सब्जेक्ट को हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को, जैसा कि मैंने बोला आपको, बेसिकली दो पर्टिकुलर पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड करके रखा हुआ है। एक पार्ट उसका कौन सा है, एक पार्ट है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, जो हमें आज स्टार्ट करना है, और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। मैंने जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है ना, वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मैंने यहीं पर रखा हुआ है ना, इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर। और हाइड्रोलॉजी के अंदर मैंने केवल हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो हम लोग पहले टर्म पर आज फर्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को, और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को खत्म करने के बाद फिर हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऊपर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। असल में बेसिकली जो सब्जेक्ट है, जिसका जो रियल नेम होता है सब्जेक्ट का, वो होता है हाइड्रोलॉजी, है ना। दैट इज व्हाट हाइड्रोलॉजी। अब क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप फल मैकेनिक्स के अंदर आ जाइए, चाहे किसी डिजाइनिंग के सब्जेक्ट के अंदर चले जाइए, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट को आप उठाकर देख लें, हमेशा उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे। उसी तरह से हाइड्रोलॉजी के भी दो एस्पेक्ट्स होंगे। कौन कौन से? एक एस्पेक्ट तो कौन सा होता है, साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि वहां पर आपको उसके पीछे की साइंस क्या है उसे समझना पड़ेगा। और जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वो होता है इंजीनियरिंग। नॉट, अभी हमारा जो सब्जेक्ट है इसका नाम है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। हम उसको बोलते जरूर हाइड्रोलॉजी हैं, लेकिन इस बात को से याद रखिएगा कि हमें जो पढ़ना होता है ना, दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। हमें पूरा हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ना होता। साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी के अंदर क्या होता है, वाटर के पीछे के जितने भी रीजन्स होते हैं, मतलब वाटर क्या है, वाटर कैसे बना, वाटर वहां अकर कर रहा है तो क्यों अकर कर रहा है, उन सब चीजों को हम एक्सप्लोर करते हैं। और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर क्या हो जाता है, हम लोग केवल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को देखते हैं और किसी चीज को नहीं देखते। ठीक है, थोड़ी देर में हम इन चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हमें पढ़ना होता है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को अगर हम देखते हैं, अगर इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को हम देखते हैं, तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर जो चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं वो टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं। मैं जो 6 चैप्टर्स में आप लोगों को पूरा का पूरा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं अपने लेक्चर्स में जिस तरीके से लेकर के चलता हूँ। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलॉजी होगा, जो हम आज खत्म कर लेंगे मेरे ख्याल से। दूसरा प्रेसिपिटेशन होगा, शायद हम आज इसके अंदर भी थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एवापोरेशन का चैप्टर होगा, देन इन्फिल्ट्रेशन का चैप्टर होगा, फिर हमारा रन ऑफ का चैप्टर होगा, और उसके बाद लास्ट में फ्लड एंड ड्रॉट का चैप्टर होगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक, जिन बच्चों ने पहले हाइड्रोलॉजी पढ़ी हुई होती है वो लोग बोलते हैं कि सर हाइड्रोग्राफ कहाँ है, तो हाइड्रोग्राफ रन ऑफ के अंदर आता है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, जिन बच्चों ने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होता है उन बच्चों के लिए। ठीक है, हाइड्रोग्राफ हमारा रन ऑफ के अंदर आता है। दूसरे बच्चे बोलते हैं कि सर इनिशियल लॉस कहाँ पर है ना, तो इनिशियल लॉस जनरली मैं इन्फिल्ट्रेशन के अंदर पढ़ाता हूँ। अब ये क्या होता है, आप इस पर इतने परेशान मत होइए, जिन बच्चों ने कभी हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ी हुई है, जब मैं आगे इन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा तो मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है ना, तो टोटल 6 चैप्टर्स होंगे दोस्तों हमारे, जिन 6 चैप्टर्स को हम लोग 10 से 12 दिनों में खत्म करेंगे। और 10 से 12 दिनों में हम लोग पूरी की पूरी हाइड्रोलॉजी को गेट और ईएफ इन दोनों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से खत्म करने की कोशिश करेंगे। बस आप लेक्चर्स आराम से लीजिए, आप लेक्चर्स आराम से देखिए, आपको एक एक हाइड्रोलॉजी का डिजिट, एक एक हाइड्रोलॉजी का पॉइंट एकदम बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलॉजी का, दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, मैं हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन बता रहा हूँ, है ना। हाइड्रोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होता है कि हमारा जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट के ऊपर जो भी वाटर अकर कर रहा है, उस पर्टिकुलर वाटर का कहीं पर अकर करना, उसका अलग अलग फेजेस में सर्कुलेट होना, और उसके बाद अलग अलग रिसोर्सेस में उसका डिस्ट्रीब्यूट होना, इन तीनों चीजों से रिलेटेड जो साइंस होती है दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। इट्स क्लियर और नॉट, मतलब इस प्लेनेट के ऊपर वाटर की स्टडी, इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद वाटर की स्टडी अगर हम करेंगे तो उसकी जो साइंस होती है दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। ठीक है, अच्छा, कुछ कंफ्यूजन टर्म होते हैं फिजिक्स के, जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले जाते हैं। एक और टर्म होता है हाइड्रोमेट्री। इज दैट क्लियर और नॉट, एक और टर्म होता है हाइड्रोमेट्री। हाइड्रोमेट्री क्या होता है, हाइड्रोमेट्री का मतलब होता है कि द साइंस ऑफ वाटर मेजरमेंट, वाटर को मेजर करने की जो साइंस होती है ना, जिसके अंदर हम वाटर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोमेट्री। हाइड्रोलॉजी एकदम अलग होती है। हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वाटर अगर एक ओशियन में है, उस ओशियन से वेपर बन के ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो क्लाउड बन रहा है, क्लाउड आगे जा रहा है, फिर प्रेसिपिटेट हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, उसके बाद वाइडी
वैरायटी ऑफ पार्ट्स वापस वहां पहुंच रहा है, ओशियन में पहुंच रहा है। तो इन सब चीजों को हम लोग जहां पढ़ेंगे दैट इज नोन एज द हाइड्रोलॉजी। तो हमारे प्लेनेट के ऊपर वाटर की स्टडी दैट इज द हाइड्रोलॉजी। एक छोटी सी डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो ये किस किस चीज के साथ कंसर्न करेगी? वाटर, स्ट्रीम एंड लेक्स, बिल्कुल, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन टर्म यहाँ पर यूज किया हुआ है। उसके बाद रेनफॉल एंड स्नोफॉल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये दो मैंने जो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। स्नो एंड आइस ऑन द लैंड एंड वाटर अकरिंग बिलो अर्थ सरफेस इन द पोर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। इज द क्लियर और नॉट? मतलब रेनफॉल को अगर हम ले लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक वाटर भी आ जाता है, और स्नो, आइस और वाटर जो प्लेनेट पर है, चाहे वो नीचे हो, एक्विफर्स में हो, एक्विटार्ड में हो, एक्विक्लूड्स में हो, इन टर्म्स को हम देखेंगे। ये अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस क्या होते हैं जो वाटर को होल्ड करते हैं, चाहे वाटर वहां पर मौजूद हो या फिर वाटर अर्थ की सरफेस के ऊपर हो। उन सभी चीजों को हम लोग हाइड्रोलॉजी के अंदर लेकर के चलते हैं। क्लियर और नॉट? तो मेरे ख्याल से हाइड्रोलॉजी क्या होती है, ये बेसिक डेफिनेशन आप सभी को एक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। नो सी क्लियरली, अगर हम हाइड्रोलॉजी का क्लासिफिकेशन देखें तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दो क्लासिफिकेशन बताए थे, और ये हर एक सब्जेक्ट के अंदर होते हैं दोस्तों। अगर हम सॉइल मैकेनिक्स को भी देखते हैं ना, या फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को भी देखते हैं, तो वहां पर भी जैसे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ना सॉइल का जो पार्टिकल है उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ आ रही है तो वो क्यों आ रही है, वो कैसे आ रही है, उसके पीछे कौन सी मिनरोलॉजी जिम्मेदार है, इन सब चीजों की स्टडी सॉइल साइंस के अंदर की जाती है। हम नहीं करते इन चीजों की स्टडी। हमें तो इंजीनियरिंग से मतलब है, हमें केवल इस बात से मतलब है कि अगर सॉइल का ये पार्टिकल है तो वो सॉइल का पर्टिकुलर पार्टिकल कितना वेट ले सकता है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो अपना मतलब पूरा करना है, हमें तो उसको फुटिंग बनानी है, दैट्स फिनिश है ना। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। तो हमें केवल ये मतलब है कि बेटा तेरी स्ट्रेंथ कहां से आ रही है, अब तू कहां से ला रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तेरे ऊपर लोड लगाएंगे और तुझसे उतनी स्ट्रेंथ का प्रेशर तुझसे रजिस्ट करवा लेंगे। सिमिलरली हाइड्रोलॉजी के अंदर भी अगर हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं कि लेक के अंदर जो वाटर है वो वाटर क्यों है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पर्टिकुलर वाटर वहां पर क्यों अगर कर रहा है, वो पर्टिकुलर वाटर वहां पर कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये पूरा का पूरा कंसर्न कहां चला जाता है, साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी के अंदर। लेकिन अगर हम लोग इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, अब क्या आ जाता है, वो पर्टिकुलर वाटर वहां पर आ गया तो उसको एस्टिमेट कर लो कि वो कितना है, कहां कहां से आ रहा है, इस बात का अपने दिमाग में पूरा बैलेंस बना लो। और उसके बाद अब इस बात के ऊपर आओ कि उस पर्टिकुलर वाटर को आप अपनी सोसाइटी के लिए यूज कैसे कर सकते हो। आप इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हमेशा डील करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर, और आप क्यों, कैसे, कहां, इन टर्म्स के साथ डील करेंगे साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी के अंदर। अब हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी अगर आपको इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी पे पहुंचना है तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम लोग लेते हैं। सिमिलरली जो पर्टिकुलर वाटर है उस वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, हमें उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो हम थोड़ी सी साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन चीफली जो हमें आती है, मेनली जो हमें आती है वो आती है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो हम बेसिकली कंसर्न करते हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के ऊपर और देखते हैं कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी क्या होती है। नो सी क्लियरली व्हाट इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, है ना। आपको स्क्रीन के ऊपर तीन चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी। पहला देखते हैं तो क्या है, एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मतलब क्या कि कहां कहां कितना पानी, तभी तो यूज कर पाएंगे भाई, कहां कहां कितना पानी है इस चीज को एस्टिमेट कर लेना, है ना। हमने पूरे वर्ल्ड का भी वाटर बैलेंस बनाया हुआ है कि कितना पानी ओशियन में, भी दिखाऊंगा आज ही के दिन आपको, कितना पानी ओशियन के अंदर है, कितना पानी एक्विफर्स में है, कितना पर्टिकुलर पानी लेक्स में है, कितना रिवर्स में है, उस पूरे एस्टिमेट को निकालना, सो दैट हम ये पता कर सकें कि हम उस पानी को कहां कहां और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, तीन प्रोसेस होती हैं, तीन प्रोसेस होती हैं जिनके नाम आप यहां पर देख पा रहे होंगे। पहली प्रोसेस का नाम है व्हाट, प्रिसिपिटेशन, क्लियर और नॉट, प्रिसिपिटेशन। दूसरी प्रोसेस का नाम है रन ऑफ। तीसरी प्रोसेस का नाम है एवापोट्रांसपिरेशन। ऐसा क्लियर हो? प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, एवापोट्रांसपिरेशन, ये तीन प्रोसेस और इनका इंटरेक्शन। इनके इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, इनके इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है आपको। इनके इंटरेक्शन का मतलब कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे होती हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट आपको ब्रीफ दूंगा, हालांकि आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हें चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, हाइड्रोलॉजी के जो चैप्टर बताए थे, प्रेसिपिटेशन अपने आप में एक चैप्टर होता है, रन ऑफ अपने आप में एक चैप्टर होता है, एवापोरेशन अपने आप में एक चैप्टर होता है। लेकिन अभी मैं इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूं, एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं और उस पर अपन समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला टर्म होता है वो पहला टर्म मैं लेने वाला हूं प्रेसिपिटेशन। इसका क्लियर नोट। अब मेरे ख्याल से जो पहला टर्म प्रेसिपिटेशन है, ऐसा कोई भी नहीं होगा इंजीनियर जिसने इसको ना सुना हो, ठीक है ना। और अगर किसी ने वाकई में नहीं सुना है तो उसको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेसिकली, प्रेसिपिटेशन का बच्चे बड़ा गलत एक मतलब निकालते हैं और बच्चों को लगता है प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल।
क्लियर और नॉट? कहीं पर अगर बारिश हो रही है बाहर, कहीं पर अगर रेनफॉल हो रहा है, तो बच्चा बोलता है इट इज प्रेसिपिटेशन। ना, बिल्कुल ना मुन्ना, ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुन, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? वो हर एक फॉर्म, जिस पर्टिकुलर फॉर्म में वाटर अर्थ की सरफेस तक पहुंच रहा है, जैसे क्लियर नॉट, क्लाउड से अर्थ की सरफेस तक वाटर की वो हर एक फॉर्म जिसमें वो पहुंच रहा है, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में पहुंचे, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में पहुंचे, और चाहे वो गैस के फॉर्म में पहुंचे। बच्चा कंफ्यूज कि सर गैस के फॉर्म में कैसे पहुंच सकता है? रुक, धैर्य रख, तेरे सब सवालों का आंसर आज ही मिलेगा बेटा। चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में पहुंचे, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में पहुंचे, और चाहे वो गैस के फॉर्म में पहुंचे, इज क्लियर और नॉट? तो उन सभी फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। अगर कहीं पर ओले गिर रहे हैं तो भी प्रेसिपिटेशन है, कहीं पर स्नोफॉल हो रहा है तो भी प्रेसिपिटेशन है, कहीं पर ड्रिजल्स हो रही है, ड्रिजल्स मतलब जो फुहार होती है ना हल्की हल्की, जिसमें नहाने में बड़ा मजा आता है, अगर वो हो रहा है तो वो भी प्रेसिपिटेशन है, कहीं बहुत तेज रेनफॉल हो रहा है तो वो भी प्रेसिपिटेशन है। सो प्रेसिपिटेशन डिनोट्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट रीचेस टू द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना? वाटर की पूरी फॉर्म्स जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचती हैं किसी भी मीन से, हम उनको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो मेरे ख्याल से प्रेसिपिटेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अगला जो टर्म था वो टर्म क्या था वहां पर? रन ऑफ। इसका क्लियर नॉट? इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि रन ऑफ क्या होता है ना? अब बच्चा फिर से कंफ्यूज कि सर रन ऑफ क्या होता है? बच्चा बोलता है कि सर ये तो मुझे पता है सर, ये तो मुझे पता है सर, रन ऑफ क्या होता है? बच्चे से पूछते हैं बेटा बता रन ऑफ क्या होता है? बच्चा बताता है सर जब बारिश हो रही है तो बारिश होने के बाद जो पानी इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाया, जमीन के अंदर नहीं घुस पाया, और जो पानी बह के किसी नजदीकी स्ट्रीम तक पहुंच गया, आसपास किसी वाटर रिसोर्स तक पहुंच गया, दैट इज नोन एज रन ऑफ। मूर्ख तू अब भी गलत बोल रहा है, और मूर्ख तू अब भी गलत सोच रहा है। अगर तू अपने मन में ये सोच रहा है तो रन ऑफ ये नहीं होता। तू एक पार्ट ऑफ रन ऑफ के बारे में बता रहा है मेरे भाई, पार्ट ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ बड़ा वाइड वर्ड है, रन ऑफ बहुत बड़ा शब्द है हाइड्रोलॉजी का। और इस रन ऑफ नाम की चिड़िया को आज ही पिंजरे में कैद करके रख लेना बेटा, नहीं तो इतने फरफर करेगी ना, इतना उड़ेगी ना कि बड़े कंफ्यूज हो जाओगे और सोच भी नहीं पाओगे कि क्वेश्चन को कहां से बनाऊं और सोचूं कहां से। इसका क्लियर हो नॉट? तो रन ऑफ को बड़े अच्छे से क्लियर कर लेना दोस्त, रन ऑफ क्या होता है। देखो, रन ऑफ के अंदर बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं। मैं बना के बताता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा। बच्चा बोलता है कि गुरुजी बना के बताओ। मजा तो बना के ही आता है, ठीक है? बना के देख ले बेटा। नाउ सपोज दैट कि एक इस तरीके का ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में थोड़ी दूर आगे चल करके एक पर्टिकुलर लेक है। लेक, ऐसा क्लियर नॉट? ये यहाँ पर लेक है, और इस लेक में क्या भरा हुआ बेटा? वाटर। ऐसा क्लियर नॉट? लेट्स सपोज दैट कि ये क्या है? एक लेक है। अभी क्या हुआ बेटा? यहां पर रेनफॉल हुआ। लेट अस सपोज दैट, मैं मान लेता हूं कि यहां पर रेनफॉल हुआ, ठीक है भैया, मैंने रेनफॉल करवा दिया। ये जो मैंने नीचे को एरो बताया, लेट अस सपोज दैट एक प्रेसिपिटेशन है और यहां पर रेनफॉल हुआ है। तो मैंने यहां पर लिख देता हूं मैं कि ये मेरी रेनफॉल की वैल्यू है। नाउ सी क्लियरली, अगर ये रेनफॉल की वैल्यू है तो जब ये रेनफॉल का पानी नीचे आएगा, पर्टिकुलर पानी आएगा, तो कुछ वाटर क्या होगा? यहाँ पर नीचे इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। कर जाएगा नहीं कर जाएगा? इस पर्टिकुलर वाटर को मैं क्या बोलूंगा? इनफिल्ट्रेटेड वाटर। इसका क्लियर हो नॉट? कुछ पानी क्या होगा जो यहां से ऊपर बह के इस स्ट्रीम तक आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रन ऑफ। आप जो रन ऑफ को समझते हो ना बेटा, वो सरफेस रन ऑफ होता है, वो डायरेक्ट रन ऑफ होता है, वो रन ऑफ नहीं होता, है ना? इसका क्लियर हो नॉट? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है ना? कारवां अभी भी शुरू है बेटा, बहुत आगे तक जाएगा। लेट सपोज दैट कि यहाँ पर एक लेवल है, और वो लेवल किसको शो कर रहा है? लेट सपोज दैट कि वो लेवल शो करता है ग्राउंड वाटर टेबल को, ठीक है ना? तो जो इनफिल्ट्रेटेड वाटर है ना बेटा, ये धीरे 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 कहां पर आएगा? ग्राउंड वाटर टेबल में। और ग्राउंड वाटर टेबल को क्या करेगा? ये धीरे 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 बड़ा करेगा, और अगर बड़ा करेगा तो इस ग्राउंड वाटर टेबल से धीरे धीरे पानी कहां पर जाना स्टार्ट करेगा? इस लेक के अंदर जाना स्टार्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब धरती के नीचे से, बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो पर्टिकुलर वाटर होगा ये पर्कुलेट होकर के कहां जाएगा? उस लेक के अंदर जाएगा और लेक के लेवल को बढ़ाएगा। ऐसा क्लियर हो नॉट? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सब सरफेस रन ऑफ। ऐसा क्लियर हो नॉट? इसको बोलते हैं सब सरफेस रन ऑफ। ऐसा क्लियर हो नॉट? ठीक। अभी एक बात और सुनना बेटा, रन ऑफ की 2 कैटेगरी देख ली आपने। एक तो जमीन के नीचे से, तो उसको बोलते हैं सब सरफेस रन ऑफ, और एक कहां से? जमीन के ऊपर से, धरती की सरफेस पर बहते हुए, उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। इसका एक नाम और याद रख लो दोस्त, इसका एक और नाम होता है बेस फ्लो, ठीक है? ये 3 चीजें आपने देख ली, बेस फ्लो। अभी एक चीज और दिखाता हूं, है ना? अगर किसी को दिखे ना
तो आप अपनी उंगलियों से जूम की स्क्रीन को जूम कर सकते हो। उसका नाम जूम इसलिए तो है बेटा, आप अपनी उंगलियों से ना स्क्रीन को जूम करके थोड़ा सा उसको बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ सी क्लियरली, लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पर क्या था, एक रॉकी पार्टिकल था, पार्टिकल नहीं, एक बड़ी रॉक थी, वो बड़ा पत्थर था, है ना, रॉक थी, या फिर बहुत ज्यादा डेंस सॉइल थी, ऐसा क्लियर, मान लो, ठीक है गुरुजी, मान लिया आपने कहा तो। नाउ सी क्लियरली, जो वाटर होगा जो इसके ऊपर इन्फिल्ट्रेट कर रहा होगा, ये वाटर नीचे इन्फिल्ट्रेट कर पाएगा क्या? ना, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि रॉक है, रॉक उसको नीचे जाने नहीं देगी, तो वाटर क्या करेगा, अगल बगल में जाने की कोशिश करेगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो। सपोज दैट कि वो पर्टिकुलर वाटर जो इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, वो वाटर इस डायरेक्शन में जाता है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर अर्थ के बाहर निकलता है, और उसके बाद किसको ज्वाइन कर लेता है? सरफेस रन ऑफ को ज्वाइन कर लेता है बेटा। किसको ज्वाइन कर लेता है? सरफेस रन ऑफ को ज्वाइन कर लेता है। ये एक और टाइप का रन ऑफ होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, क्लियर हो नॉट? तो टोटल 3 टाइप के रन ऑफ होते हैं भाई, इस पिक्चर के अंदर बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। टोटल 3 टाइप के रन ऑफ होते हैं, सरफेस रन ऑफ, सरफेस के ऊपर से, बेस फ्लो या सब सरफेस रन ऑफ, सरफेस के नीचे से ग्राउंड टेबल के अंदर, और एक होता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, थोड़ी देर के लिए क्या, इन्फिल्ट्रेट, उसके बाद किसको ज्वाइन कर लेगा? सरफेस रन ऑफ को, दैट इज प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। क्लियर हो नॉट? नाउ व्हाट इज रन ऑफ, है ना। अब रन ऑफ नाम की चिड़िया मेरे ख्याल से आपकी पकड़ में आती है। रन ऑफ को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन, it is the portion of precipitation that reaches to a nearby stream by variety of paths। समझ में नहीं आया गुरुजी, है ना? क्या होता है बेटा? portion of precipitation that reaches to a nearby stream by वैरायटी ऑफ पाथ्स। वैरायटी ऑफ पाथ्स का मतलब अलग अलग रास्तों से, ऊपर से भी जाएगा, नीचे से भी जाएगा, थोड़ी देर के लिए नीचे से, फिर ऊपर से भी जाएगा, अलग अलग जगह से जाता है भाई, वैरायटी ऑफ पाथ्स, दैट इज व्हाट रन ऑफ। तो मेरे ख्याल से अभी याद रखेंगे रन ऑफ क्या होता है। मैं केवल आपको इन चीजों का मतलब समझा रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब इन चैप्टर्स के अंदर जाएंगे ना, तो हम इनको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और अभी परेशान भी ना हो, कोई इस चीज को लिखे भी ना, अभी केवल मैं इन टर्म्स को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ सो दैट मैं जैसे जैसे हाइड्रोलॉजी के अंदर जाऊंगा आप परेशान ना हो। इन चैप्टर्स के पहले भी वाली टर्मिनोलॉजी आएंगी, तो वहां तक आप परेशान ना हो, आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो, टर्म्स क्लियर हो कि अगर सर रन ऑफ बोल रहे हैं तो सर का रन ऑफ कहने का मतलब क्या है। सर का रन ऑफ कहने का मतलब है कि एक प्रेसिपिटेशन का वो पूरा का पूरा हिस्सा जो कहीं भी घूम फिर के कहां पहुंचता है, स्ट्रीम के अंदर पहुंचता है। क्लियर और नॉट? दैट इज नोन एज रन ऑफ। क्लियर और नॉट? नाउ एक पर्टिकुलर टर्म और बचता है भाई। एक पर्टिकुलर टर्म कौन सा बचता है? एक टर्म बचता है एवापोट्रांसपिरेशन। अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो एवापोट्रांसपिरेशन नाम का कोई भी टर्म मौजूद नहीं है। क्लियर और नॉट? अगर यकीन ना हो तो एमएस वर्ड के अंदर एवापोट्रांसपिरेशन टाइप करके देख लीजिएगा, वो उसको रेड मार्क कर देगा, क्योंकि एवापोट्रांसपिरेशन अंग्रेजी का कोई टर्म नहीं है, ये स्पेसिफिक टर्म है जो जो हाइड्रोलॉजी के अंदर या फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर ही यूज किया जाता है। साइंटिफिक टर्म होता है, साइंटिफिक टर्म। नाउ सी, क्योंकि इंजीनियर का मतलब ही जुगाड़ है, उनको बड़ा बड़ा बोलने में मुश्किल होती है ना, वो एवापोरेशन एंड ट्रांसपोरेशन, तो उन्होंने क्या किया, रेशन एंड एंड को हटा दिया, टाइम बचेगा ना अपना, तो एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन को क्या कर दिया उन्होंने, एवापोट्रांसपिरेशन कर दिया। इसका क्लियर हो ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर एवापोरेशन भी हो रहा है और इस पर्टिकुलर चीज के अंदर ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है ना। अब ये दोनों क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। लेट अस सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर कहीं पर कोई ग्राउंड लेवल था, लाइक दैट, ये मेरा एक ग्राउंड लेवल था, ये मेरी सॉइल थी, लेट अस सपोज दैट ग्राउंड लेवल है ना। और इस पर्टिकुलर सॉइल मैंने क्या किया, मैंने कुछ क्रॉप लगा दी या फिर मैंने कुछ प्लांट लगा दिए, मान लीजिए ये मेरी कुछ क्रॉप लगी है या मेरे कुछ प्लांट लगे हुए हैं, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया बेटा, वाटरिंग कर दी। अब अगर मैंने वाटरिंग कर दी तो इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर, इस रूट के आसपास और इस पूरी सॉइल के अंदर वाटरिंग हो गई अच्छे से। एक जनरल केस ले रहा हूँ, इरिगेशन का कोई एक स्पेसिफिक टेक्निक नहीं ले रहा हूँ, लाइक ड्रिप इरिगेशन। बच्चे ये ना पूछें कि सर ड्रिप इरिगेशन में तो ऐसा होगा ही नहीं ना, मैं कोई स्पेसिफिक टेक्निक के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं भी जनरल टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो जनरल टेक्निक के अंदर क्या होगा, आपने पूरी फील्ड को गीला कर दिया, पूरे खेत को गीला कर दिया, पूरी फील्ड को गीला कर दिया। अब भी क्या होगा, जैसे 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 सूरज चाचू आएंगे तो वो क्या देंगे, नीचे हीट देंगे।
अब सूरज चाचू की हीट ऐसा तो है नहीं कि केवल कहाँ गिरेगी, केवल पौधों पे गिरेगी, वो तो हर जगह गिरेगी बेटा, मिट्टी पे भी गिरेगी और पौधों पर भी गिरेगी, हर जगह, है ना, हर जगह वो अपनी हीट देंगे। अब अगर वो हर जगह अपनी हीट देंगे तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर वाटर है जो कहाँ मौजूद है, नीचे सॉइल में, ये दो जगह से बाहर निकलेगा। एक तो कहां से बाहर निकलेगा, इस पर्टिकुलर सॉइल से, और दूसरा ये पर्टिकुलर वाटर कहां बाहर निकलेगा, इस पर्टिकुलर प्लांट लीफ से, पत्तियों से, है ना। क्या हुआ बेटा कि ये जो पर्टिकुलर सॉइल थी इसके अंदर पानी भरा हुआ था, ठीक है, उस पानी को इस पौधे के रूट ने एक्सट्रैक्ट किया ऊपर की तरफ और वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, सनलाइट थी ना, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, है ना, मतलब उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस बोले तो जो मैटर होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। भाई हम सबको एनर्जी चाहिए होती है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, हम भी खाना खाते हैं ना, तो हमारे पेट के अंदर डाइजेशन होता है, जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट इज नोन एज डाइजेशन। हम क्या करते हैं उसके अंदर मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो एक्सेट्रा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं यूरिन के फॉर्म में, इफ क्लियर और नॉट। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो वो नीचे से क्या लेते हैं, जो पर्टिकुलर सॉइल है उस सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वाटर को ऊपर लेते हैं, और उसके बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के बाद काम काम की चीज को अपने अंदर रख लेते हैं, काम काम की एनर्जी को अपने अंदर रख लेते हैं, और जो एक्सेट्रा होता है उसको लीव्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो जो वाटर वेपर बाहर निकलते हैं प्लांट की लीफ से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन, क्लियर नॉट। और आसपास की सॉइल में से वाटर एवापोरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल एवापोरेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ सी, एवापोरेशन के अंदर भी क्या है, वाटर वेपर, बोलो हाँ। इसके अंदर भी क्या है, वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन के अंदर भी क्या है, वाटर वेपर। अब अगर आप किसी मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं जो इन वाटर वेपर्स को मेजर करेगा, अगर आप किसी मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं जो इन वाटर वेपर्स को मेजर करेगा, तो जनरली क्या होता है, वाटर वेपर होती है। किसी भी मैकेनिज्म के लिए ये भेद कर पाना, ये डिफरेंस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये प्लांट से आई है या फिर ये नीचे सॉइल से आई है। और इन एडवांस हाइड्रोलॉजी आप एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों वाटर वेपर के ही फॉर्म होते हैं और दोनों मतलब वाटर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से हो रहे हैं, इसलिए उन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, उन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों वाटर वेपर के फॉर्म है। क्लियर और नॉट? और इसीलिए हम इस टर्म को क्या बोल देते हैं, एवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एवापोट्रांसपिरेशन का टर्म भी हाइड्रोलॉजी के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। एवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों को समझेंगे बेटा। एक छोटा सा चैप्टर आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर, जब इरिगेशन पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप। कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप, उसके अंदर मैं इस पर्टिकुलर टर्म को एकदम खोल के रखूंगा आपके सामने, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम इसकी बड़े अच्छे से सर्जरी किया करेंगे, तो क्लियर नॉट, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो कंजम्पटिव यूज तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे और इतनी चीजों पे काम चलाएंगे जो मैंने बेसिक आपको इस चैप्टर के अंदर एंट्री दिलाने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज एकदम क्लियर है। हम वापस अपने प्रेजेंटेशन के ही ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज, ये दो चीज आपको क्लियर होती हैं, ऊपर वाला एकदम क्लियर है, एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, यहां तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। जो दूसरा टर्म है वो भी आपको क्लियर होगा कि प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ और एवापोट्रांसपिरेशन एंड देयर इंटरेक्शन, ये हमारे तीन टर्म्स हाइड्रोलॉजी के अंदर, इनको पढ़ेंगे और इनके बीच में रिलेशनशिप मतलब इनका इंटरेक्शन देखेंगे। लास्ट, द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। इसको क्लियर हो नॉट? The study of problems such as flood and drought and strategies to combat them. Combat का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम कॉम्बैट करने में लगे ना कोरोना को, मतलब उसके खिलाफ कुछ रणनीति बनाना, उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग करना, जैसे हम बोलते हैं कॉम्बैट, उसको हराना, इसको हम बोलते हैं कॉम्बैट। नाउ सी, ये दो जो प्रॉब्लम्स हैं हाइड्रोलॉजी की, इन दोनों को समझना और इन दोनों को समझने के बाद इनके खिलाफ स्ट्रेटेजी तैयार करना। अब खैर इनके खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या तैयार होगी, इन दोनों चीजों को कैसे निकाला जाएगा, ये तो हम कंसर्न चैप्टर के अंदर देखेंगे। अभी केवल आपको ये चीज बताऊंगा कि फ्लड और ड्रॉट क्या होता है। नाउ सी क्लियरली, अगर मैं बात करता हूँ फ्लड के ऊपर सबसे पहले, है ना, तो फ्लड की एक जनरल बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा आइडिया क्या रहता है, बच्चों को लगता है कि अरे गुरुजी जब तक 25-30 मर ना जाए, जब तक एक दो गांव तबाह ना हो जाए, तब तक तुम्हें लगता ही नहीं है फ्लड आया, तब तक तुम्हें लगता ही नहीं है बाढ़ आया गुरुजी। मतलब कुछ होना तो चाहिए बाढ़ जैसा, मतलब घरों में पानी भर जाए और सब छत पे चले जाए और हेलीकॉप्टर आ जाए ऊपर से, खाने के पैकेट पटकने लगे, तब कहेंगे कि बाढ़ आई। बेटा ऐसा केवल पिक्चरों में होता है और न्यूज चैनलों पे होता है ना। अगर हम हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं ना, अगर हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, तो बड़े ध्यान से अपने दिमाग के अंदर इस चीज को बसा लेना कि फ्लड का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाए, लोग मरने लगे, ऐसा नहीं होता।
हाइड्रोलॉजी के अंदर बेटा फ्लड क्या होता है, फ्लड सपोज दैट आपका एक चैनल था, चैनल समझते हैं बेटा, जिस पर्टिकुलर सेक्शन से पानी फ्लो करता है, इट इज नोन एज चैनल। फ्लड सपोज दैट एक चैनल था, बड़ा छोटी नाली भी हो सकती है, रिवर भी हो सकती है, कैनाल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। इस चैनल का एक एफएसएल होगा बेटा। एफएसएल का मतलब होता है फुल सप्लाई लेवल, अगर ये आर्टिफिशियल चैनल है तो। और अगर ये नेचुरल चैनल है तो एचएफएल होगा बेटा। एचएफएल का मतलब होता है हाई फ्लड लेवल। क्लियर हो नॉट? अगर वो आर्टिफिशियल चैनल है, मतलब अपन ने बनाया है खोद के, तो होगा एफएफएल फुल सप्लाई लेवल, मैक्सिमम वाटर जहां तक आ सकता है। और अगर नेचुरल है तो होगा एचएफएल हाई फ्लड लेवल। सब क्लियर हो नॉट? अगर पानी इनको क्रॉस करके इसके बैंक्स के ऊपर चला जाता है ना, ये इसके बैंक होंगे। बैंक मतलब बेटा जहां पे नोट जमा होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। बैंक्स मतलब इसके किनारों की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये वाटर इन किनारों के बाहर निकल जाता है तो द सिचुएशन इज नोन एज फ्लड इन हाइड्रोलॉजी। बस बेटा बस, आपके घर के बाहर एक छोटी सी नाली है, बारिश में पानी आता है बेटा, और बारिश में उस नाली के बाहर पानी निकल जाता है, द ड्रेन इज फ्लडेड भाई, द ड्रेन इज फ्लडेड। वहां किसी के मरने की जरूरत नहीं है, वहां किसी का घर तबाह होने की जरूरत नहीं है, दैट इज फ्लड। उसका क्लियर नोट? अगर किसी भी पर्टिकुलर चैनल के अंदर ओवरफ्लो होता है, किसी रिवर के अंदर अगर हम उसके बैंक्स के ऊपर वाटर को ओवरफ्लो होते हुए देखते हैं, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ फ्लड। उसका क्लियर नोट? किसी का मरना मुरना वहां पे जरूरी नहीं है। तो फ्लड को बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर याद रखेंगे। फ्लड क्या होता है हाइड्रोलॉजी के अंदर? केवल एक चैनल का अपने बैंक्स के ऊपर ओवरफ्लो कर जाना, दैट इज फ्लड फॉर अस। ठीक है ना। एक और टर्म आया छोटा सा, ड्रॉट, है ना। ड्रॉट को बेटा इंग्लिश में सूखा बोलते हैं। जिन बच्चों को ड्रॉट से समझ में नहीं आ रहा है, इसको सूखा बोलते हैं, है ना। नो सी क्लियरली अगेन, अगर हम बेटा पिक्चरें ज्यादा देखते हैं ना, तो हमको लगेगा कि अरे वहां तो एक बूंद भी पानी की नहीं बची, और वो दो तीन जो बुढ़े बाबा हैं वो बाहर लेकर के एक खटिया पर बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि गांव बड़ा खतरनाक है, यहाँ मत जाना। पिक्चरों वाला सीन याद आता है ना बेटा। ड्रॉट का मतलब एकदम सूखा पड़ा हुआ है 25-30 साल से, 100 साल से, और गांव में सब मरते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और जब तक कोई मरे ना तब तक क्या सूखा, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। हाइड्रोलॉजी के अंदर भी ड्रॉट वो पिक्चरों वाला ड्रॉट और न्यूज चैनल वाला ड्रॉट नहीं होता। हमारे लिए ड्रॉट का मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जहां पर मॉइस्चर की डिफिशियंसी आएगी। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, जहां पर मॉइस्चर की डिफिशियंसी आएगी बेटा, ठीक है। नो सी, हाइड्रोलॉजी के अंदर ड्रॉट 3 टाइप का होगा भाई। जो पहला ड्रॉट होगा वो होगा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, जो दूसरा ड्रॉट होगा वो होगा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, और जो लास्ट ड्रॉट होगा वो होगा एग्रीकल्चरल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और एग्रीकल्चरल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या होगा बेटा? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब होगा कि बारिश अच्छे से नहीं हुई। अब ड्रॉट की सिचुएशन कब कही जाएगी? ड्रॉट की सिचुएशन कही जाएगी अगर एनुअल एवरेज रेनफॉल के 75% से कम बारिश होती है, या रेनफॉल डिफिशियंसी फ्रॉम एनुअल एवरेज रेनफॉल 25% से ज्यादा है, देन इट इज अ ड्रॉट। इसका क्लियर हो नॉट? कोई कुछ चैट मैसेज कर रहा है, सर वॉइस रुक गया। सर मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? प्लीज एक बार कुछ बच्चे क्लियर कर देंगे मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रही है भैया? रमन आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना। अब मैं आईटी वाईटी में ज्यादा जानता नहीं हूँ यार, अपन वही चूना गिट्टी रेत सीमेंट वाले आदमी है, तो अपन आईटी में ज्यादा जानते नहीं है। बात बाकी वो क्या रिफ्रेश वगैरह कुछ नेटवर्क को कर लेना, तो आपकी वॉइस मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू बेटा लोग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। नो सी, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में बारिश अच्छी नहीं होती, है ना, बारिश अच्छी नहीं होती, जो एवरेज बारिश होती है उस एवरेज बारिश का 75% से भी कम बारिश होती है, दैट इज व्हाट ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। अगला होगा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। नो व्हाट इज बेटा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट? कि बारिश से कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है ना, पर्टिकुलर वो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया है। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया है, इसे क्या मतलब? ग्राउंड वाटर का जो एवरेज लेवल था पिछले 35 सालों में, 35 ईयर्स में, उसके अंदर 25% से ज्यादा डिफिशियंसी आ गई, वो अपने 25% की वैल्यू से ज्यादा डिक्रीज कर गया, दैट इज व्हाट हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अगर कौन सा था एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रूट जोन में पर्याप्त पानी नहीं है। जो रूट जोन होता है टॉप पर, अलग अलग क्रॉप के लिए रूट जोन अलग अलग होता है। कई क्रॉप्स के लिए 50 सेंटीमीटर भी होगा, कई क्रॉप्स के लिए 500 सेंटीमीटर भी होगा, है ना, कई क्रॉप्स के लिए 2 मीटर भी होगा, 1 मीटर भी होगा। तो अलग अलग रूट जोन होते हैं अलग अलग क्रॉप के लिए, डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है।
तो जो रूट जोन है उसमें पर्याप्त पानी नहीं है, उसमें सफिशिएंट वाटर नहीं है, और उस रूट जोन में सफिशिएंट वाटर ना होने की वजह से आपकी क्रॉप यील्ड नहीं मिल रही है। इसका क्लियर हो? नदी में पानी हो सकता है, बारिश भी बहुत अच्छी हुई हो, ये भी हो सकता है, लेकिन रूट जोन में पानी नहीं है और आपकी फसल बहुत अच्छी नहीं हो पाई। दैट्स व्हाट। तो अगर ये सिचुएशन आई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो ये 3 ड्रॉट होते हैं, हालांकि चैप्टर जब आएगा तो हम इसको निकालना सीखेंगे और बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे भी। तो यहां पर अगेन ड्रॉट का मतलब त्राइमाम त्राइमाम नहीं है, लोग मर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रॉट का मतलब केवल एक क्लाइमेटिक सिचुएशन है जो कुछ आंकड़ों को फुलफिल करनी चाहिए, तभी हमारा ड्रॉट वहां पर कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज हमारा ड्रॉट वहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो होप मेरे ख्याल में टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप लोगों को ये चीज बहुत क्लियर नहीं? क्या सर कुछ क्या बोल रहे हो बेटा? भाई यहाँ वीडियो रुका है। अरे भाई ऐसा मत करो यार, वीडियो नहीं रुक सकता यार अपना, इसके ऊपर रुकने वाले लोग ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से पूरी की पूरी 3 लाइन क्लियर हो गई होंगी। एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी क्लियर हो गया होगा। द स्टडी ऑफ 3 प्रोसेस जो बोल रहा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं और उनके बीच का इंटरेक्शन अपन को फाइंड आउट करना है, और फ्लोरा ड्रॉट के बारे में भी एलिमेंट्री नॉलेज आप लोगों को मेरे ख्याल से मिल चुकी है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, बड़ा 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 इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, है ना। लेकिन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जो अलग अलग आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो अलग अलग प्रोसेस दिखाई दे रही हैं, इन प्रोसेस का यूज होगा हाइड्रोलॉजी में बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो उन चीजों को बड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के अंदर इनको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहां से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट नहीं होगी बेटा, ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि मुर्गी पहले आई अंडा, ठीक है। क्योंकि वाटर एक पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर उतना ही है, वही वाटर इधर से उधर घूमता रहता है, वो कहां से स्टार्ट होगा किसी को नहीं पता। लेकिन क्योंकि सन को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ड्राइवर कहते हैं, साइकिल है ना तो कोई ड्राइवर तो होगा, क्योंकि साइकिल तो तभी चलेगी जब कोई बैठ के पेडल मारेगा। तो पेडल कौन मारता है बेटा? पेडल मारता है सन, सूरज। नाउ क्योंकि सूरज अंकल ड्राइवर हैं, इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं ओशियन से। अभी क्या होगा, ये जो सूरज अंकल आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये सूरज अंकल इस पर्टिकुलर ओशियन को देखेंगे बड़े गुस्से में, तो इनकी हीट यहाँ पर ओशियन के ऊपर जाएगी। जब ओशियन के ऊपर हीट जाएगी तो वो ओशियन क्या करेगा, उसके अंदर से वेपर्स को बाहर निकालेगा, तकरीबन उसके अंदर क्या हो जाएगा, एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एवापोरेशन स्टार्ट हो गया भैया, और एवापोरेशन स्टार्ट होके कहां पहुंचा, ऊपर। और ऊपर एक किसके फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में। फिर अभी क्लाउड को केवल इतना चाहिए कि क्लाउड इज अ ग्रुप ऑफ वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स का बहुत बड़ा मास है। अभी केवल इतनी बात समझिए, क्लाउड को हम आने वाले टाइम में जब प्रेसिपिटेशन चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे उसको, क्लाउड क्या होता है। अभी केवल ये अपने दिमाग में रखिए कि क्लाउड एक वाटर वेपर्स का एक मास है, एक ग्रुप है, क्लियर हो नॉट। और वो पर्टिकुलर जो वाटर वेपर्स है वो ऊपर आए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उन्होंने एक अपना यूनियन बनाया, और वो पर्टिकुलर यूनियन क्या होगा, विंड की डायरेक्शन में बढ़ना चालू कर देगा, क्लियर हो नॉट। अब आप देखो, जैसे जैसे आप ओशियन से दूर की तरफ जा रहे हो, आप ओशियन से दूर की तरफ जा रहे हो ना इस वाली डायरेक्शन में, तो आपको दिख रहा होगा क्लाउड धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? क्योंकि जो ग्राउंड लेवल होता है ना, वो ओशियन से जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो ऊपर को चढ़ता जाता है। तभी तो ओशियन वहां पर नहीं आ पा रहा, तभी तो ओशियन इसके नीचे की साइड है, क्योंकि यहाँ पर लेवल क्या है, कम है इस पर्टिकुलर जगह पर। और जब आप इस पर्टिकुलर जगह पे जाओगे तो लेवल क्या होता जाता है, अप होता जाता है ग्राउंड का। यही तो ओशियन के फॉर्मेशन का मेन रीजन है वहां पर। तो जैसे जैसे क्लाउड आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे मेरा क्लाउड आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे क्लाउड ऊपर उठता जा रहा है। और ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर कम होगा बेटा, टेम्परेचर कम होगा तो क्लाउड के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत कंडेंसेशन यहाँ भी दिख रहा है। अगर टेम्परेचर वेपर कम हो जाता है तो वहां भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ओशन के ऊपर भी हो सकता है। बात बाकी जो जैसे जैसे क्लाउड ऊपर उठता जाएगा, तो जैसे जैसे क्लाउड ऊपर चलता चला जाएगा मैदानी भाग की तरफ, तो वहां पर जाके उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। और टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर वाटर है, ये रेन के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में या फिर और किसी फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट कर देगा, ऐसा क्लियर हो नॉट। और नीचे आकर के ये किसको ज्वाइन करेगा, फिर से ग्राउंड को ज्वाइन करेगा। ग्राउंड को जैसे ही ज्वाइन करेगा तो ग्राउंड के अंदर या तो इन्फिल्ट्रेशन होगा या फिर क्या होगा, सरफेस रन ऑफ होगा, ऐसा क्लियर हो नॉट। इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद या तो ग्राउंड फ्लो करेगा, ग्राउंड फ्लो मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, बेस फ्लो वगैरह, ऐसा क्लियर हो नॉट। या फिर क्या करेगा, सरफेस फ्लो करेगा, ये दिख रहा है आप लोगों को सरफेस फ्लो। और धीरे 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 दूसरी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता जाएगा। उन वाटर बॉडीज के थ्रू भी क्या हो रहा है, बीच बीच में एवापोरेशन हो रहा है। देखिए एवापोरेशन यहाँ भी होता है बेटा, बीच में भी एवापोरेशन हो जाता है। ये जो प्रेसिपिटेशन है ना, इस प्रेसिपिटेशन के अंदर से भी वाटर क्या चला जाता है वापस क्लाउड चला। अगर धूप होती है ना और उस समय पानी गिर रहा होता है तो जो रेनफॉल होता है उसका भी एवापोरेशन हवा में ही हो जाता है, क्लियर हो नॉट। नाउ सी क्लियरली इस पिक्चर के अंदर मेरे ख्याल से वो क्लियर आ रहा होगा आपको, एक प्रॉपर साइकिल यहाँ पर नजर आ रही होगी इस तरीके से, है ना। आपको एक प्रॉपर साइकिल यहाँ पर नजर आ रही होगी इस तरीके से, एक पर्टिकुलर वाटर का ओशियन में से ऊपर जाना,
ओशियन नहीं, छोटी छोटी वाटर बॉडीज में भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। जैसे आप यहाँ पर लेक देखेंगे, लेक में भी वाटर एवापोरेट होके क्लाउड को ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर भी एवापो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अभी बेटा एवापो ट्रांसपिरेशन का मतलब समझ लेना सब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पूरी पूरी पिक्चर समझाई थी, इसीलिए एवापो ट्रांसपिरेशन की, कि आपको पर्टिकुलर टर्म्स कंफ्यूज ना करने लगे। हाँ, बीच में जो फॉइल होगी ना, यहाँ पर ये वाली फॉइल, यहाँ से जो वेपर निकल रहे होंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, एवापोरेशन। और ये जो मेरी लीप्स हैं, इन लीप से जो पर्टिकुलर वेपर निकल रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। और उन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, एवापो ट्रांसपिरेशन। तो एवापो ट्रांसपिरेशन में क्या समझ में आता है, तो ये प्रॉपर मेरा एक प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर क्लाउड बना, क्लाउड आगे गया, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया, ग्राउंड वाटर फ्लो करके ओशियन तक पहुंचा, और कुछ पानी ऊपर से बह करके पहुंचा तो सरफेस इनफ्लो हो गया, सरफेस रन ऑफ हो गया, क्लियर नोट। तो इस पूरी की पूरी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर दो तीन चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इसका ड्राइवर कौन होता है बेटा, इसका ड्राइवर होता है सन, ठीक है। नाउ सी, इसके बारे में कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रखना, इसके अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर हो ना। नाउ सी, ओहो छोटू आ गया यहाँ तो। हाँ बच्चों, एक बात याद रखना, ये छोटू बहुत हमारे लिए मददगार आदमी है। जब भी जब ये छोटू आएगा ना, तब आप समझ लेना कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, और वो चीज ऐसी है जो आपको याद रखनी है और आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगी, ठीक है ना। हमें इस बात को याद रखना। छोटू क्या बोल रहा है बेटा हमसे, छोटू जल्दी बोल बेटा, टाइम नहीं है। छोटू बोलता है कि द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अ ग्लोबल सन ड्राइवन प्रोसेस। ये छोटू मैंने बता दिया, तू क्या नया बता रहा है, नई बात बता। The processes in this cycle extend from an average depth of 1 kilometer in lithosphere crust of Earth to a height of about 15 kilometer in the atmosphere। वाह छोटू, ये तूने बात करी एकदम नई। बच्चों इसको बड़े अच्छे से याद रखना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहां से कहां तक एक्सटेंड होती है, इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। जो वाटर का फ्लो होता है ना बेटा नीचे, अर्थ की सरफेस के नीचे, वो वाटर का फ्लो 1 किलोमीटर की डेप्थ तक होता है। लिथोस्फीयर मतलब जो क्रस्ट है ना अर्थ की, जिसको हम सॉइल मैग्नेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो अपर सर्कल होता है अर्थ का, क्लियर हो नोट, जो अपर स्फीयर होता है हमारी अर्थ का, उसके नीचे 1 किलोमीटर की डेप्थ तक वाटर बहता है। वाटर के अंदर सरफेस देखो, अब ये बेटा इसको एकदम पिन बना के मत बैठ जाना कि सर ये तो 1 किलोमीटर, हम तो बोरिंग करके देखेंगे कि 1 किलोमीटर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर हमारे यहाँ तो बोरिंग में 500 हम लोग मीटर पे गए और वहीं पे हार्ड रॉक आ गई। अब तो 1 किलोमीटर बेटा ये एवरेज वैल्यू है ना बेटा, ये मैक्सिमम एवरेज वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि तुम बोर होल करने बैठ जाओ, ठीक है ना। मैक्सिमम एवरेज वैल्यू इस प्लैनेट के ऊपर इतना मिलता है कि 1 किलोमीटर तक जो ग्राउंड सरफेस फ्लो है वो चलते हैं। तो लिथोस्फीयर में 1 किलोमीटर नीचे तक, और जो ऊपर क्लाउड का मूवमेंट चल रहा है ना, 15 किलोमीटर ऊपर तक, 15 किलोमीटर ऊपर तक जनरली जो क्लाउड होते हैं वो बहते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो बेटा एक्सटेंट होता है ना, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक्सटेंट लिथोस्फीयर में 1 किलोमीटर नीचे तक, और जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में 15 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। तो इन एक्सटेंशन को बहुत अच्छे से याद रखना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के, आप लोगों को ये एक्सटेंशन काम आएंगे। और जनरली ये चीज पता है कहां पूछी जाती है, ये चीज पूछी जाती है इंटरव्यूज में। मुझसे ये चीज राजस्थान पीएससी के इंटरव्यू में पूछी गई थी। मैं 2013 में राजस्थान पीएससी मैंने क्वालिफाई किया था, मेरा सिलेक्शन भी वहां हुआ था। तो उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में मुझसे वाली बात पूछी गई थी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो तब मुझे वाली बात नहीं पता थी, तो मैंने सॉरी सर बोल के मैं आगे बढ़ गया था। लेकिन फिर बाद में आके अपना रिसर्च करी, तो उस रिसर्च में अपन ने ये चीज बाहर निकाली। छोटू क्या बता रहा है, मैंने छोटू को थोड़ी देर पहले बताई थी बेटा। नाउ सी क्लियरली आगे चलते हैं। छोटू के जाने के बाद अगला जो एक टर्म हमारे सामने आ रहा है दैट इज कैचमेंट एरिया। अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। दीपांकर आपने हाथ उठाया है। दीपांकर मैं लास्ट में आप सभी को मौका दूंगा, तो लास्ट में मेरे ख्याल से अपन बातचीत कर पाएंगे। अभी मैं अपना पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर लेता हूँ, मैं अपना लेक्चर खत्म कर लेता हूँ, है ना। तो मैं लास्ट में आप लोगों को भरपूर मौका दूंगा, आप लोगों को जितना पूछना है, जो पूछना है बड़े आराम से पूछेगा। मैं बिल्कुल मतलब रात भर भी हो जाएगी ना तब भी मैं यहीं पर हूँ, कोई टेंशन नहीं लीजिए। अपने अपने पास एकदम प्रीमियम प्लान है जूम का, अपन 24 घंटे तक भी बैठ के गपशप कर सकते हैं बेटा, 24 घंटे तक। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, रात भर बात करेंगे अपन, है ना। बस मुझे लेक्चर खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पूरे डाउट बहुत अच्छे से लूंगा। नाउ सी, अगला जो टर्म आता है कैचमेंट एरिया, है ना। कैचमेंट एरिया के और भी कई डाउट्स होते हैं, कैचमेंट एरिया के और भी कई नाम होते हैं बेटा। जैसे कि इसका एक नाम होता है बेसिन, है ना, और इसका एक नाम और यूज किया जाता है कहीं कहीं, दैट इज व्हाट, वाटरशेड।
इसके दो नाम और देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, या तो बेसिन या वाटरशेड। ना इसका नाम बेसिन है, तो बेसिन से कुछ याद आता है क्या? बेसिन तो बेटा सबके घर में होगा। अगर अपन बाथरूम के अंदर जाते हैं तो बाथरूम के अंदर जनरली वॉश बेसिन नाम की एक चीज होती है। वो चीज आप सभी ने कभी ना कभी देखी होगी। उसको वॉश बेसिन क्यों बोल रहे हैं बेटा पता है? वॉश का मतलब तो धोना, और उसको बेसिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बेसिन की तरह दिखता है। नो व्हाट इज बेसिन? बेसिन को समझने की कोशिश करो। बेसिन अपर एल्टीट्यूड की बाउंड्री से घिरा हुआ ऐसा एरिया होता है कि जब उसमें आप अंदर की तरफ देखते हो तो वहां पर लो लाइंग एरिया आ रहा होता है। लो लाइंग एरिया आ रहा होता है मतलब जैसे वॉश बेसिन को आप देखते हो ना बेटा, तो वॉश बेसिन के अंदर क्या होता है, पानी कहीं पर भी डालो, पानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता है। वो पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वॉश बेसिन का सिंक। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि पानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेसिन। दैट्स व्हाई बेटा इट इज नोन एज बेसिन। हाँ बेटा, वाटरशेड भी इसी को बोलते हैं। बिल्कुल, वाटरशेड भी इसी को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अलग अलग कंट्रीज में वाटरशेड के अलग अलग नाम होते हैं, है ना। जैसे यूके के अंदर अगर अपन देखते हैं तो यूके के अंदर वाटरशेड का मतलब होता है जो एक कैचमेंट की बाउंड्री होती है, दैट इज नोन एज वाटरशेड। क्लियर हो? अगर हम यूएस के अंदर देखते हैं तो यूएस के अंदर वाटरशेड कैचमेंट एरिया को ही बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, मैं भी थोड़ी देर बाद आपको ये सब चीजें क्लियर करूंगा। इसके जो तीन इंपॉर्टेंट नाम है वो कैचमेंट एरिया, बेसिन और वाटरशेड होते हैं। तो मैं कहा था, मैं था वॉश बेसिन पे, अपन बाथरूम के अंदर थे। तो अपन बाथरूम के अंदर फिर से चलते हैं। बाथरूम के अंदर जब हम जाते हैं तो हम वॉश बेसिन को देखते हैं। वॉश बेसिन कैसा होता है कि उसमें कहीं भी पानी डालो, वो पानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉश बेसिन। नाउ सी, यहाँ पर इस फिगर के अंदर कुछ दिख रहा होगा। मुझे तो बकरी दिख रही है। अबे बकरी को मत देख, बकरी के आगे चल के जो पानी भरा हुआ है ना उसको देख। तो अभी आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा कि पानी यहाँ पर कैसे आया? पानी यहाँ पर कैसे आया? बच्चा बोलता है बर्फ के आया। अरे मूर्ख, वो तो मुझे भी पता है बर्फ के आया, लेकिन जो पानी रेनफॉल हुआ वो पर्टिकुलर पानी यहीं क्यों भरा? तो एक बच्चा बोलता है कि गुरुजी ये तो दिख रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर की तरफ स्लोप है। अंदर की तरफ स्लोप है मतलब ये पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जिसमें पूरी की पूरी स्लोप अंदर की तरफ है, और पूरा का पूरा पानी कहाँ जाता है? इस गड्ढे में जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अभी ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। मैं एक एरिया बना रहा हूं, है ना। ये एक ऐसा एरिया है, ये लगभग लगभग ऐसा एरिया। ये पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है कि अगर मैं इस एरिया के अंदर देखता हूं तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर देखने में पता पड़ता है कि अंदर की तरफ स्लोप जा रही है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी पानी बरसेगा वो पानी कहाँ जाएगा बेटा? इस गड्ढे में जाएगा। तो आपको लग रहा है कि बॉक्स बेसिन की तरह काम करेगा ये वाला एरिया? हाँ बिल्कुल काम करेगा भैया, इसलिए तो इसको बोलते हैं बेसिन, इसलिए इसको बोलते हैं कैचमेंट। सो व्हाट इज कैचमेंट? कैचमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो एक बहुत बड़े रीजन से पानी को कलेक्ट करता है और उस पानी को फ्लो करवा के लाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर। स्ट्रीम पॉइंट का क्या है वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी एक पॉइंट समझ लेते हैं, लाइक सिंक, जैसे वॉश बेसिन का सिंक होता है ना बेटा, बिल्कुल उसी तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाके कॉन्सेंट्रेट कर देता है। दैट इज व्हाट? दैट इज नोन एज कैचमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कैचमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो चारों तरफ से जो थोड़े से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका लेवल थोड़ा सा अप है ना, मतलब उनके जो रिड्यूस लेवल है थोड़े से अप है, और उनके बीच में एक लो लाइन एरिया बन रहा है वॉल बेसिन की तरह, कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी पानी बरसाओ, वो पर्टिकुलर पानी कहाँ आएगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। देन पर्टिकुलर दैट एरिया इज नोन एज द बेसिन और कैचमेंट एरिया और वाटरशेड। अभी वाटरशेड के कैचमेंट एरिया के बहुत सारे नाम हैं, आपको नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए दिख रहे होंगे। इसे हम ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हैं, इसे हम ड्रेनेज एरिया भी बोलते हैं, कैचमेंट, कैचमेंट बेसिन, रिवर बेसिन, वाटर बेसिन, वाटरशेड, है ना। वाटरशेड इसको यूएस के अंदर बोलते हैं। जो यूएस के अंदर यूबीसी है, यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड्स, उनके अंदर हमेशा कैचमेंट को कैचमेंट नहीं बोला जाता है, उनको वाटरशेड के नाम से ही हाइड्रोलॉजी के अंदर दिखाया जाता है। नौसी, थोड़ा सा आगे चलते हैं और कैचमेंट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नौसी, आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलरली फिगर देख पा रहे हैं, दिख पा रहे हैं? अब इस फिगर के अंदर आपको एक नदी दिख रही होगी, एक रिवर दिख रही होगी, है ना दोस्तों। ये रिवर बह रही है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर ये सोचने की कोशिश करेंगे, दो दो चीजें हैं। एक तो एक कैचमेंट एरिया रिवर का क्या होता है वो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि रिवर क्यों बहती है, रिवर कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, एक बात याद रखो, रिवर किसी कुएं से नहीं निकलती, किसी स्विमिंग पूल से भी नहीं निकलती, है ना, और किसी पर्टिकुलर जगह से भी नहीं निकलती जहां से पूरा का पूरा पानी आ रहा है। रिवर बनने का जो रीजन होता है वो है कैचमेंट। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर ये बीच में एक स्ट्रीम इस तरीके से फ्लो कर रही है ना,
ये स्ट्रीम अगर बीच में इस तरीके से फ्लो कर रही है लाइक दैट, ये लहरा लहरा के पहाड़ों के बीच में, तो इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन ये है कि इसके चारों तरफ आपको एक डॉट 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 वाली लाइन दिख रही है बेटा। दिख रही है क्या? दिख रही है क्या बेटा? ये जो डॉट 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 वाली लाइन दिख रही है दोनों तरफ, देख सकते हो ना? ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये एक ऐसी लाइन है जिसका जिसका लेवल बहुत हाई है, और अंदर की तरफ क्या है बेटा? स्लोप है, और अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनका जो लेवल है वो बहुत कम है। दिख रहा है आपको? तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पानी गिरेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पानी गिरेगा वो कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर बीच में, और स्ट्रीम के थ्रू क्या होगा? इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकलेगा। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है आप लोगों को? इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के थ्रू बाहर निकलेगा, और इसीलिए इस एयर का फॉर्मेशन हुआ। इस एयर के अंदर पानी कहां से आ रहा है? इस पर्टिकुलर स्ट्रीम की वजह से, इस पर्टिकुलर कैचमेंट की वजह से यहाँ पर पानी आ रहा है। दोस्तों, एक रिवर अगर बहुत बड़ी होती है, जैसे कि गंगा, गंगा का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग कुछ लोग उत्तराखंड के होंगे इस क्लास के अंदर, तो आपके आसपास से गंगा निकलती है, और गंगा मेरे ख्याल से आप सभी ने देखी होती है। अभी गंगा की बेड विड्थ तो देखो, बेड विड्थ, तो गंगा की बेड विड्थ कहाँ देखो? जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से? जो गौमुख है, आता है उत्तराखंड में ऊपर, आप वहां पर जाकर के गंगा का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वहां देखो, वहां पर गंगा की स्ट्रीम छोटी सी है, एकदम छोटी सी। उसी गंगा को आप कहां पर देखो? कोलकाता के पास जाके, क्लियर नोट? आप उसी गंगा को कहां पर जाके देखो? हुगली, कोलकाता के पास जाकर के, वहां पर आपकी बेड विड्थ देखो, बहुत बड़ी बेड विड्थ होती है, किलोमीटर्स, बहुत बड़ी बेड विड्थ हो जाती है उसकी। भाई इतनी बड़ी बेड विड्थ क्यों हो रही है? अगर वो अपने ओरिजिन से पूरा पानी लेकर के आ रही है तो उसकी सेम विड्थ होनी चाहिए थी, इवन फ्लो भी नहीं कर पाती अच्छे से, हाँ है ना? उसकी विड्थ बड़ी हुई बेटा क्योंकि उसका कैचमेंट बड़ा था। ये जो आपको चारों तरफ एरिया दिख रहा है ना, ये वाला पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है ना, जो एरिया इस रिवर के अंदर पानी को ड्रेन करके लेके आ रहा है ना, ये कैचमेंट गंगा का बड़ा था, इसीलिए गंगा बड़ी नदी है ना? गंगा का उसमें अपना कोई, हे भगवान माफ करना, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता बेटा, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं केवल आपको हाइड्रोलॉजी की वजह से ये रीजन बता रहा हूं कि गंगा बड़ी रिवर क्यों है। गंगा बड़ी रिवर है क्योंकि उसका कैचमेंट बड़ा है। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, क्या एक्सप्लेन करना है वैशाली? वैसे तो आप रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को अवेलेबल होती होंगी, आप वो भी देख सकते होंगे। पूरा लेक्चर तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, है ना? तो आप मुझे जल्दी से लिख के भेजो क्या एक्सप्लेन करना है, बाकी मैं समझा ही रहा हूं अभी। तो ये जो पर्टिकुलर लो लाइंग एरिया दोनों दोनों तरफ से आ रहा है, ये जो पर्टिकुलर लो लाइंग एरिया दोनों तरफ से आ रहा है, ये एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, ये रिवर उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्लियर नोट? ये रिवर उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो गंगा जब ओरिजिनेट हुई तब किसी पर्टिकुलर माउंटेन के अंदर से पानी आ रहा था, किसी और सोर्स से पानी आ रहा था, इसलिए उसकी छोटी सी थी। लेकिन जैसे जैसे बेटा वो आगे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे उसका जो कैचमेंट है, वो उसका कैचमेंट क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है ना? और बीच में क्या फ्लो कर रही है? गंगा फ्लो कर रही है। तो गंगा की जो विड्थ है ना, वो भी धीरे 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 क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। उसका रीजन क्या है? इसका कैचमेंट भी क्या है? बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसका कैचमेंट बड़ा होता जा रहा है, तो एक बहुत बड़े पानी एरिया का पानी आके इसको ज्वाइन करता है, इसलिए इसकी विड्थ भी क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। तो कोई रिवर बड़ी होती है, कोई रिवर छोटी होती है, उसके अंदर कितना फ्लो होता है, उसके अंदर कितना फ्लो नहीं होता, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके कैचमेंट के ऊपर। इसका क्लियर हो नोट? ये डिपेंड करता है उसके कैचमेंट के ऊपर। ना कैचमेंट के अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन और होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? अगले हमारे स्लाइड के ऊपर आएगी भी। एक इंपॉर्टेंट टर्म और होता है, उस टर्म का नाम होता है रिज लाइन। यहाँ पर आपको रिज लाइन यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी, देखो धुंधला धुंधला लिखा हुआ है, रिज। नाउ व्हाट इज रिज? रिज का मतलब होता है एक कैचमेंट की बाउंड्री। जैसे कि इस डॉट डॉट वाली लाइन को देखो, ये जो सफेद 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 डॉट डॉट वाली लाइन आ रही है ना बेटा, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो वो अपनी स्क्रीन को जूम कर सकता है, क्योंकि हम जूम के अंदर हैं बेटा। नाउ सी, इस लाइन के अगर आप दोनों साइड देखते हो तो आपको दिखेगा कि दोनों साइड स्लोप है ना? इस लाइन के दोनों साइड स्लोप है। इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी पानी गिरेगा वो इस साइड जाएगा, और राइट हैंड साइड में जितना भी पानी गिरेगा वो इस साइड जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पानी यहाँ जाएगा और राइट हैंड साइड में पानी यहाँ जाएगा। सब क्लियर हो? सिमिलरली इसके यहाँ पर पानी गिरेगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ जो पानी गिरेगा वो अंदर को आएगा। तो ये लाइन क्या कर रही है? दो अलग अलग कैचमेंट्स को एक दूसरे से अलग अलग कर रही है। कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, मेरे ख्याल से गलती से माइक खुल गया होगा। नाउ सी, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है? दो कैचमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। सब क्लियर हो नॉट? ये लाइन दो कैचमेंट्स को दूसरे से सेपरेट कर रही है, क्योंकि जो पानी इसके ऊपर गिरता है वो इधर जाएगा, और जो पानी इसके दूसरी तरफ गिरता है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो दूसरी तरफ दूसरा कैचमेंट होगा। रिजलाइन क्या होता है बेटा? रिजलाइन का मतलब होता है, रिजलाइन का मतलब होता है कि एक जो पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया है ना, उसके लिए जो हाई लाइन पॉइंट्स हैं, जो हाई लेवल वाले पॉइंट्स हैं,
उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग रिज लाइन बोलते हैं। बच्चों एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, एक कंफ्यूजन सबको रिज और कंटूर के बीच में रहता है। रिज लाइन होती है हाई लेवल वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, कंट्रोल लाइन होती है सेम लेवल के पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। यहां पर देखो बेटा, इस वाले पॉइंट का लेवल अप है, इसका डाउन है, इसका फिर से अप है, इसका फिर से डाउन है ना। ये पहाड़ी की चोटियां हैं बेटा, अलग अलग पहाड़ियों की चोटियां, है ना। इन अलग अलग पहाड़ियों के टॉप को अपन एक दूसरे से मिला रहे हैं, तो रिज लाइन बन रही है। सभी पॉइंट्स का लेवल सेम नहीं है बेटा, लेकिन उस एरिया के लिए इन पर्टिकुलर पॉइंट्स का लेवल हाई है। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन देखते हैं, तो यहां पर भी लेवल कम होगा, इसके दूसरी साइड भी लेवल कम होगा। दोनों तरफ के अगर एरिया को कंपेयर करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का लेवल ऊपर है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं रिज लाइन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है, सब क्लियर हो नॉट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर रिवर का कैचमेंट कैसा होता है वो आपको इस फिगर के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैचमेंट या बेसिन का मतलब क्या होता है वो भी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और रिज लाइन भी आपको क्लियर हो गई होगी। रिज लाइन के बारे में आपको एक फिगर और दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फिगर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, रिज लाइन की यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन को आप बाद में पढ़ सकते हैं, ये नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली क्या हो रहा है। नाउ सी, यहाँ पर एक ग्राफ लिया गया है। ये ग्राफ मैंने जो यूनेस्को की वेबसाइट है वहां से उठाई हुई है। तो एक पर्टिकुलर रिवर के बहने का पूरा तरीका है जिसको उन्होंने ग्राफ के अंदर दिखाया हुआ है। नाउ सी क्लियरली, ये इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, ये इन्होंने एक पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया दिखाया हुआ है इस रिवर का। इसका क्लियर नोट, इस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर ये इस रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है ना। ये इसका क्या है, ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन है। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये इसका एंड पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं बेटा आउटलेट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं आउटलेट। आउटलेट का मतलब क्या होता है, ये रिवर इस पर्टिकुलर कैचमेंट को यहाँ पर छोड़ देगी। इसका क्लियर नोट। नाउ अभी जो रेड रेड कलर से दिख रहा है ना, ये क्या है, इसकी रिज लाइन है। अभी प्लान में दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक सेक्शन दिखाया था ना, प्लान में दिखा रहा हूँ। अगर रिज लाइन है, इसका मतलब क्या है, अगर इस रिज लाइन के इस साइड देखेंगे तो क्या होगा, लो लाइन एरिया होगा। रिज लाइन के इस साइड भी देखेंगे तो लो लाइन एरिया होगा। तो रिज लाइन होगी वो हाईली एलिवेटेड पॉइंट्स को, हाई लेवल के पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला रही होगी। तो ये एरिया कैसा एरिया हो रहा है कि इसके अंदर, इस पूरे के पूरे कंफाइंड एरिया के अंदर देखेंगे तो जो पूरा का पूरा पानी है जो इसके अंदर गिरता है, वो कहां पर आके इकट्ठा होता है बेटा, इन स्ट्रीम्स में आके इकट्ठा होता है। और इन स्ट्रीम्स के थ्रू कहां निकल जाता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से होते हुए इस कैचमेंट एरिया के बाहर निकल जाता है। और जहां से उस कैचमेंट एरिया के बाहर निकलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोल देंगे उस कैचमेंट एरिया का आउटलेट। ये रिवर के बहने का तरीका होता है। और एक पर्टिकुलर अगर हम कैचमेंट को देखना चाहते हैं प्लान के अंदर तो इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे। इस तरह का मैप हम उसके लिए बनाते हैं, ठीक है। नाउ सी क्लियरली, आगे चलते हैं। सर आउटलेट के बाद रिवर ओशियन में मिल जाएगी? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिल्कुल विशाखा, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। अगर हम आउटलेट को देखते हैं तो जनरली कैचमेंट वहां पर खत्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करता हूँ विशाखा, ठीक से। आपने एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है ना। तो मैं आपको उसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, जनरली ओशियन के अंदर मिल जाएगी, इसको इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। एक बड़ी रिवर के लिए वाली बात सही है, लेकिन एक छोटी रिवर के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, है ना, ये आपको इस जो फिगर के अंदर आपको दिखेगा उस फिगर के अंदर शायद आपको क्लियर हो, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को देखिए, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम है ये, ठीक है बेटा। इस पर्टिकुलर स्ट्रीम का जो कैचमेंट होगा ना, वो कैचमेंट आपको यहाँ पर दिखेगा इस तरीके से। दिख रहा है बेटा आपको, ये उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का कैचमेंट है ना। अभी क्या होगा, मैं आपको सब कैचमेंट बता रहा हूँ असल में, है ना। सब कैचमेंट क्या होता है ना। अगर विशाखा ने ये चीज नहीं पूछी होती तो शायद मैं नहीं बताता, ये वाली बात आपके काम की नहीं है। इसलिए क्या हो रहा होगा, यहाँ पर पानी अगर बरसेगा तो इस पर्टिकुलर छोटी वाली स्ट्रीम के अंदर आएगा, आएगा बेटा। और इस छोटी वाली स्ट्रीम के अंदर से बह के पानी कहाँ जाएगा, इस बड़ी वाली रिवर के अंदर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आउटलेट। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। नाउ सी, तो ये पर्टिकुलर आउटलेट हो गया इस पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए, इस बड़ी वाली रिवर के अंदर ये वाली रिवर आके मिल गई। मेरी बात समझ में आती है? नाउ सी क्लियरली। लेकिन बच्चे बोलते हैं सर ये भी तो कैचमेंट है, बड़ा बड़ा जो दिख रहा है ये वाला, है ना। मैं थोड़ा सा इसको बाउंड्री से मार्क कर देता हूँ, ये भी तो कैचमेंट है, ये भी तो कैचमेंट है। नाउ सी क्लियरली, ये बड़ा वाला कैचमेंट है, और ये जो कैचमेंट है ना, लोग बोलते हैं सबमेंट, द कंसेप्ट ऑफ सब कैचमेंट, है ना। थोड़ा सा और अच्छे से समझा हूँ, है ना। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन जा रहा है उनको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। बेसिकली सब कैचमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, दैट के एक बड़ा सा
कैचमेंट था ये, है ना, ये एक बड़ा सा कैचमेंट था। लेट अस सपोज दैट यहाँ पर क्या आ रहा था, ओशियन आ रहा था, और एक बड़ी सी स्ट्रीम थी जो यहाँ पर बहती थी लाइक दैट। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, आउटलेट। ये क्या हुई बच्चों, ये हुई रिज लाइन, ठीक है। और लेट अस सपोज दैट कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये आए, ये भी इसके अंदर कुछ सब स्ट्रीम्स हैं या ट्राइब्यूटरीज हैं, व्हाटएवर, मैं इनको नाम देता हूँ, ये सब्सिडरी स्ट्रीम्स हैं। एक इसके अंदर क्या है बेटा, एक तो इसके अंदर मेन स्ट्रीम है, ये इसके अंदर मेन स्ट्रीम है। पहली बात तो ये, कहीं भी पानी बरसेगा तो रिज लाइन के अंदर पानी गिरेगा तो वो अंदर की तरफ बहेगा, क्योंकि अंदर की तरफ स्लोप होगी। नाउ सी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो सब स्ट्रीम है ना, ये जो सब्सिडरी स्ट्रीम बन रही है, ये सब्सिडरी स्ट्रीम कैसी बन रही है कि यहाँ पर एक कैचमेंट ऐसा भी रहा होगा। मेरी बात बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और उस कैचमेंट के अंदर जो पानी का फ्लो होगा, वो पानी का फ्लो किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये छोटी सी स्ट्रीम तो बन रही है यहाँ पर। ये छोटी सी स्ट्रीम क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा सा कैचमेंट, इसके अंदर ही एक और कैचमेंट बन रहा है, एक कैचमेंट यहाँ पर ये भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक कैचमेंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिवर का भी होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिंपल और नॉट? तो एक बड़ा कैचमेंट होता है, एक बड़े कैचमेंट के अंदर बहुत छोटे छोटे सब कैचमेंट होते हैं। कहीं पर छोटा गड्ढा भी होगा बेटा, यहाँ पर अगर गड्ढा होगा ना, यहाँ पर एक लेक बन रही होगी, छोटी सी लेक, तो उसका भी अपना एक कैचमेंट होगा बेटा। इस बड़े कैचमेंट के अंदर उसको भी क्या बोलेंगे, उसका सब कैचमेंट, सब कैचमेंट। इसका क्लियर हो? यहाँ पे लेक बन रही होगी, सब क्लियर हो ना? तो अब ये वाला आउटलेट ओशियन तो निकाल नहीं रहा था, ये वाला आउटलेट ओशियन में तो निकाल नहीं रहा था। इस लेक के अंदर जो आउटलेट होगा वो तो पानी को कहीं भी बाहर निकाल देगा, जहां भी लेक मेरी ओवरफ्लो होगी वहां पर पानी को निकाल देगा, तो वो भी ओशियन के अंदर तो निकाल नहीं रहा था। तो ओशियन पर भी आउटलेट हो सकता है बड़ी रिवर के लिए, जो छोटी रिवर्स होती हैं उन छोटी रिवर्स के लिए ओशियन का आउटलेट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। नाउ सी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, and that is watershed leakage. Now what is watershed leakage? थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। watershed leakage को, watershed leakage क्या होता है भाई? लेट्स सपोज दैट पानी गिरा यहाँ, ये दिख रहा है, पानी गिरा यहाँ, दिख रहा है? ऊपर बहने की बजाय क्या कर गया बेटा, इनफिल्ट्रेट कर गया नीचे की तरफ। अब अगर आप व्हाइट लाइन के अंदर का कैचमेंट रहे हैं तो पानी को कहाँ जाना चाहिए था, इस साइड जाना चाहिए था बेटा, लेकिन वो पानी इनफिल्ट्रेट होकर के कहां चला गया, दूसरे वाले कैचमेंट में चला, बाजू वाले कैचमेंट में। मेरी बात का ध्यान से समझना दोस्त, सरफेस के ऊपर पानी का बहना डिपेंड करता है ग्राउंड की स्लोप के ऊपर। तो एक वाटर कैचमेंट में, एक कैचमेंट एरिया के अंदर कभी भी अगर सरफेस के ऊपर पानी बह रहा है तो उस कैचमेंट का पानी उसी कैचमेंट में रहेगा। लेकिन अगर पानी इनफिल्ट्रेट होता है तो अब तो पानी वहां जाता है जहां पर सॉइल कम पोरस होगी, जहां इजीली उसका प्रेशर जल्दी रिलीज हो जाएगा, जहां इजीली वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो सपोज दैट आप एक सेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूं, एक इस तरह का पहाड़ था, इसके इस साइड कैचमेंट ए था और इसके दूसरी साइड बेटा कैचमेंट बी था। पानी गिरा, ठीक है भैया, गिरा दिया पानी, लो। अब क्या होगा बेटा, जो पानी इस साइड गिरेगा उस पानी को यहां जाना चाहिए, और जो पानी इस साइड गिरेगा उस पानी को यहां जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ पानी क्या हो गया बेटा, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट हुआ, और इन्फिल्ट्रेट होकर कुछ स्ट्रेटा यहाँ पर ऐसा था, रॉकी स्ट्रेटा, कि वो पानी कैसे आ गया, इस डायरेक्शन में आके यहाँ पर आ गया बाहर, या फिर नीचे इन्फिल्ट्रेट होते 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 कहाँ पहुंच गया, कैचमेंट ए का पानी कैचमेंट बी में पहुंच गया। तो इस पर्टिकुलर वाटर को हम लोग बोलेंगे वाटरफेड लीकेज। मेरी बात समझ में आती है? तो डेफिनेशन क्या है, वाटर इनफिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड because of some subsurface impervious layer sloping in a different direction away from the surface slope. The groundwater from a catchment may flow into the adjoining catchment area. This is known as the watershed leakage. watershed leakage मेरे ख्याल सबको समझ में आता है कि watershed leakage क्या होता है। इसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती दोस्त, इसलिए कुछ भी आपको मैथमेटिकली कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो मेरे ख्याल से watershed leakage आप लोगों को सब लोगों को समझ में आता है। अगर कोई डाउट होगा तो भी लिख के रखेंगे, मैं थोड़ी देर के बाद आपको डाउट पूछने का मौका दूंगा।
इंट्रोडक्शन के अंदर जो लास्ट हमें टॉपिक पढ़ना होता है, दैट इज व्हाट बेसिकली इट इज व्हाट बजट इक्वेशन या फिर हाइड्रोलॉजिकल बजट। नो सी व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल बजट, थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे ध्यान से। बजट का मतलब क्या होता है, पहले तो उस चीज को समझो, व्हाट इज बजट, है ना। तो जो लड़कियां हैं वो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ सकती हैं बजट क्या होता है, उनका दिमाग उसमें लगता है ना भाई। बजट क्या होता है, बेसिकली बजट होता है इनकमिंग और आउटगोइंग का हिसाब किताब रखना। मतलब लड़कियों पे मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया, पर लड़कियों की आदत होती है ना कि अगर कोई चीज लेनी है तो कॉन्ट्री करके लेंगे, 2 रुपए तू दे, 2 रुपए मैं दूं, 5 रुपए तू दे, 5 रुपए मैं दूं, उसके बाद वो चीज करेंगे। लड़कों में जनरली होती है भाई तेरे लिए तो मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, चल आज मेरी तरफ से पार्टी, आज मेरी तरफ से पार्टी। तो लड़के क्या बजट क्या होना तो सोचते नहीं है, लेकिन लड़कियां थोड़ा सा बजट क्या होना तो सोचती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कमेंट किया। उसको कोई गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं लेगा, मैं मतलब विमेन एम्पावरमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ, है ना। तो कभी भी इस चीज को लेकर के नहीं चलेंगे। तो पिछले क्लिप क्लैरिफाई कर दिया कि कल को कोई ईएफ मेरी कंप्लेंट डाल देगा, अरे सर वो तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने इसलिए एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है ना। खैर आगे देखो, तो इनकमिंग और अरे आउटकमिंग लिख दिया यार। सी इनकमिंग और आउटगोइंग, है ना, इन दोनों चीजों का हिसाब किताब रखना, इन दोनों चीजों का हिसाब किताब रखना, इन दोनों चीजों को अच्छे से समझना, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज द बजट। इज दैट क्लियर नॉट, दैट इज नोन एज द बजट। अब बजट के अंदर हमेशा एक प्रिंसिपल लगता है, बजट के अंदर एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल लगता है, और वो प्रिंसिपल होता है डेबिट और क्रेडिट पर बेस्ड। डेबिट और क्रेडिट पर बेस्ड मतलब, है ना। अब डेबिट क्रेडिट तो सबको पता ही है कि व्हाट कम्स इन और व्हाट गोस आउट, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। डेबिट और क्रेडिट पर बेस्ड जो प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है कि किसी सिस्टम के अंदर कितना आया और उस सिस्टम में से कितना बाहर गया। अगर आप उन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, उन दोनों को आप डिफरेंस उन दोनों का लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टोरेज। मेरी बात समझ में आती है ना। जैसे आपने मुझे 100 रुपए दिए और आपने मुझसे 50 रुपए वापस ले लिए, तो मेरे पास कितनी इनकमिंग हुई माइनस मेरी कितनी आउटगोइंग हुई, उन दोनों जो डिफरेंस आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टोरेज। उतना मुझे स्टोरेज में चेंज मिल गया मेरे पास। मतलब आपने मुझे 100 रुपए दिए, 50 रुपए ले लिए, तो 100 माइनस 50 50, मतलब 50 रुपए का इंक्रीज मेरे स्टोरेज में हो गया, तो दैट इज बजट। अभी हाइड्रोलॉजी के अंदर अगर हम वाटर के टर्म्स में बजट को डिस्कस करते हैं, हाइड्रोलॉजी के अंदर अगर हम वाटर के टर्म्स में बजट को डिस्कस करते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल बजट या फिर वाटर बजट, हाइड्रोलॉजिकल बजट या फिर वाटर बजट। और सेम प्रिंसिपल रहता है भाई, बजट में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे कॉमर्स के अंदर चले जाइए, चाहे इंजीनियरिंग के अंदर आ जाइए, सेम प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल कभी भी अलग नहीं होगा, है ना। आप टोटल इनफ्लो को देख लीजिए कि आपका किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर टोटल इनफ्लो कितना आया। अभी हाइड्रोलॉजी की बात करें तो पानी को देखेंगे कि पानी का टोटल इनफ्लो कितना हुआ, माइनस आउटफ्लो को कर दीजिए, इफ क्लियर और नॉट, माइनस आउटफ्लो को कर दीजिए कि टोटल आउटफ्लो कितना हुआ, सिस्टम के बाहर कितना गया। जो भी चेंज इन स्टोरेज होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। चेंज इन स्टोरेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है बेटा। अगर चेंज इन स्टोरेज नेगेटिव है, इसका मतलब स्टोरेज के अंदर क्या हो गया, स्टोरेज के अंदर क्या हो गया बेटा, एक डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब स्टोरेज के अंदर क्या हो गया भैया, स्टोरेज के अंदर इंक्रीज हो गया। और ये जो इक्वेशन है इसको तुम मेरे ख्याल से सब अच्छे जानते होंगे, द इक्वेशन इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर नॉट। तो वाटर बजट इक्वेशन क्या है, अगर हम वाटर का बजट निकालते हैं किस पर बेस्ड, कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड, तो हम उसको बोलते हैं वाटर बजट इक्वेशन। केवल इनकमिंग और आउटगोइंग का हिसाब किताब रखना, इनकमिंग और आउटगोइंग का जो भी डिफरेंस होगा चेंज इन स्टोरेज के फॉर्म में लिख देना, दैट इज व्हाट वाटर बजट इक्वेशन। नाउ सी क्लियरली, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी हम वाटर बजट इक्वेशन की बात करेंगे, तब हमारा सिस्टम है ना बेटा वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। नाउ सी क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, अब इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे एक सर्कल लिया हुआ है, इस तरीके का सर्कल नहीं, मतलब एक इस तरीके का एक फिगर लिया हुआ है। अब इस फिगर के अंदर आप देखते हो तो इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर देखेंगे तो इसने एक बाउंड्री बनाई हुई है ब्लू कलर से, इस बाउंड्री की वजह से क्या बन रहा है, क्लोज सिस्टम। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो अगर बजट बनाना है ना बेटा, तो बजट कैसे बनेगा, या तो तुम खुद की पॉकेट देखो, या तो तुम खुद की पॉकेट देखो, अपनी फैमिली की पॉकेट देखो, या अपनी और आपका जो पार्टनर है उसकी पॉकेट, मतलब दोनों को देखो। बेटा बजट ऐसे नहीं बन पाएगा कि सिस्टम ओपन जाए। मतलब तुम बेटा इनकमिंग तो देख रहे हो अपनी पॉकेट में, और आउटगोइंग देख रहे हो अपने दोस्त की पॉकेट में, आउटगोइंग देख रहे हो अपने दोस्त की पॉकेट में, तो बजट गड़बड़ाना है बेटा, है ना। तो सिस्टम एक होना चाहिए, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, सिस्टम
क्लोज कैसा होना चाहिए, मतलब तुम खुद अपना बजट बना रहे हो, खर्चा करने वाले भी तुम और इनकमिंग करने वाले भी तुम, तब तुम बजट ठीक बना पाओगे। सिमिलरली क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे कि आपको एक लेक के अंदर बजट देखना है वाटर का, तो जो पर्टिकुलर लेक होनी चाहिए इट शुड बी क्लोज्ड। इट शुड बी क्लोज मतलब वाटर केवल उस लेक का ही देखा जाएगा, कितना उस लेक के अंदर आ रहा है, कितना उस लेक से बाहर जा रहा है, इसके अलावा हम और किसी वाटर को नहीं देखेंगे। इसका क्लियर नोट, इनकमिंग भी लेक के अंदर होगी और आउटगोइंग भी लेक के अंदर होगी, दैट इज नोन एज द क्लोज सिस्टम। तो कभी भी बजट बनाना है ना, तो बजट बनाने के लिए सिस्टम को हमेशा हमें क्लोज करके रखना पड़ेगा। ठीक, ओके, नाउ सी क्लियरली। अब हम ये देखते हैं कि इनफ्लो के अंदर क्या क्या आएगा और इनफ्लो के अंदर हम किन किन चीजों को लेकर के चलेंगे। इनफ्लो के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, प्रिसिपिटेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। दूसरा क्या आना चाहिए, सरफेस इनफ्लो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए किसी को, आसपास से बह के जो पानी आ रहा है ऊपर से। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, सब सरफेस इनफ्लो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सब सरफेस इनफ्लो का मतलब जो ग्राउंड के नीचे से पानी बहकर के आ रहा है। इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इनकमिंग वाटर। मेरे ख्याल से सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट तो आप हैं ना। अभी हम देखते हैं टोटल आउटफ्लो। टोटल आउटफ्लो के अंदर क्या क्या होगा बेटा, टोटल आउटफ्लो के अंदर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो होगा एवापोरेशन। एवापोरेशन में मैं ट्रांसपिरेशन भी लेकर के चल रहा हूँ, इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। अगर कोई वेजिटेटिव मैटर है तो वो भी वहां से हम लोग उसको भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन, इसका क्लियर नोट। दूसरा जो होगा एवापोरेशन के बाद वो क्या होगा, सरफेस ओवरफ्लो। सरफेस ओवरफ्लो समझते हो ना बेटा, कि एक पर्टिकुलर लेक थी, उस लेक के अंदर पानी आया, सरफेस इनफ्लो भी आया, लेक के अंदर पानी का लेवल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, सरफेस से पानी बाहर बहने लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस ओवरफ्लो। तीसरा क्या होगा, सब सरफेस आउटफ्लो। सब सरफेस आउटफ्लो के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, जैसे एक लेक होती है, लेक का जो नीचे बेड है या लेक की जो साइड से नीचे पानी की सरफेस के नीचे, वहां पर सॉइल के अंदर वाटर परकुलेट करता है, नीचे वाटर इनफिल्ट्रेट करता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सब सरफेस आउटफ्लो के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तीन जो मेजर इनकमिंग सोर्स हैं, इनकमिंग के फॉर्म है, और जो तीन मेजर आउटकमिंग आउटगोइंग के फॉर्म है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। अगर हम इनकमिंग को देखते हैं तो प्रेसिपिटेशन, सरफेस इनफ्लो और सब सरफेस इनफ्लो, ये तीन चीजें आती हैं। और अगर हम आउटगोइंग को देखते हैं तो एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, ये दोनों चीजें हो जाएंगी। मैंने बताया हुआ ये क्या है, सरफेस ओवरफ्लो और सरफेस और नीचे सब सरफेस आउटफ्लो, ये मेरी तीन चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। अच्छा, सरफेस आउटफ्लो बता दूं, ओके, सरफेस आउटफ्लो आपने पूछा है, सरफेस आउटफ्लो बता देता हूँ। मेरे ख्याल से अभी ये तीन चीजें सबको क्लियर हो गई, इन तीन चीजों के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैशाली को सरफेस आउटफ्लो के अंदर दिक्कत है, तो मैं वैशाली को सरफेस आउटफ्लो जल्दी से बता देता हूँ। देखो, तो सपोज दैट कि कोई एक पर्टिकुलर लेक थी, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर मेरी लेक है। इस लेक के अंदर वाटर का कोई एक पर्टिकुलर लेवल है, तो मैंने एक पर्टिकुलर लेवल उस लेक के अंदर वाटर का बना दिया। यहाँ पर मेरा वाटर का लेवल था, यहाँ तक मेरा पानी भरा हुआ था। अभी क्या हुआ, इसके अंदर प्रेसिपिटेशन आना स्टार्ट हुआ और आजू बाजू से ही पानी आना स्टार्ट हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, सरफेस इनफ्लो, और ये मेरा क्या हो गया बेटा, प्रेसिपिटेशन। अभी क्या हुआ, धीरे 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 लेक का पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब बारिश बनती नहीं हो रही, बारिश तो होती जा रही है 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 ना। और लेक का पानी बढ़ता जा रहा है, जब लेक का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके बैंक्स के ऊपर निकल जाएगा, तो पानी क्या होगा, इस लेक के बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, ओवरफ्लो होगा पानी। और क्योंकि ओवरफ्लो कहां से हो रहा है, सरफेस के ऊपर से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस ओवरफ्लो। सरफेस के ऊपर से बह के पानी अंदर आता है तो सरफेस इनफ्लो, सरफेस के ऊपर से बह के पानी बाहर जाता है तो सरफेस ओवरफ्लो, ठीक है। और नीचे से पानी अगर अंदर आ रहा है तो सब सरफेस इनफ्लो, और नीचे से पानी अगर बाहर जा रहा है तो सब सरफेस आउटफ्लो। बच्चे बोलते हैं कि सर आप नीचे से पानी अंदर ला रहे हो, नीचे से बाहर जा रहे हो, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। नहीं बेटा, ये होता है ना, ये चीजें होती हैं और एक साथ होती हैं, है ना। जब रेनी सीजन होता है ना भाई, तब रेनी सीजन के टाइम पर क्या होगा, चारों तरफ से सरफेस इनफ्लो चल रहे होंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी सरफेस इनफ्लो चल रहे होंगे।
और जब रेनी सीजन धीरे धीरे कम होगा, आसपास का ग्राउंड वाटर टेबल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो नीचे से क्या हो जाएगा, सरफेस आउटफ्लो, सब सरफेस आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेक का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो लेक का पानी ऊपर से बाहर निकलना चालू कर देगा, ओवरफ्लो होना चालू कर देगा। तो ये सब चीजें हाइड्रोलॉजी के अंदर होती हैं। हाँ हाँ, ये है कि जैसे कि जब प्रेसिपिटेशन होता है जनरली हम लोग एवापोरेशन को कंसीडर नहीं करते, तो दो चीजें एक टाइम पर हो सकता है कंसीडर ना हो। जब प्रेसिपिटेशन होता है तो हाइड्रोलॉजी के अंदर कभी भी हम ये नहीं मानते कि एवापोरेशन हुआ है, हालांकि होता है ना। जब भी कभी प्रेसिपिटेशन होता है तो एवापोरेशन भी होता है, अगर थोड़ा बहुत भी हीट वहां पर मौजूद है तो रियल में होता है। लेकिन हाइड्रोलॉजी के अंदर कभी भी, पूरी हाइड्रोलॉजी में याद रखिएगा, कभी भी एवापोरेशन प्रेसिपिटेशन को एक साथ कंसीडर नहीं किया जाता और ना ही हम कभी करेंगे। तो प्रेसिपिटेशन एक बार हो रहा है, फिर पानी रुक गया तो हम लोग क्या ले लेंगे, एवापोरेशन हो रहा है। सिमिलरली चारों तरफ से सरफेस इनफ्लो आ रहा था, अब चारों तरफ का ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, सरफेस आउटफ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो ये सब चीजें हाइड्रोलॉजी के अंदर होती हैं। तो मैंने सभी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया, तो वैसा ही मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आएगा तो आप मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं एक बार और इन सब चीजों को आपके सामने क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हाइड्रोलॉजिकल बजट की जो बेसिक इक्वेशन है, वो बेसिक इक्वेशन समझ में आ गई होगी, और बेसिक इक्वेशन आप लोगों को क्लियर भी हुई होगी कि बेसिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ सी, ये जो वाटर बजट इक्वेशन है ना, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं अगली स्लाइड में, इस वाटर बजट इक्वेशन को अपन रेनफॉल इवेंट के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। इस वाटर बजट इक्वेशन को अपन रेनफॉल इवेंट के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर एक फ्लो सिस्टम देख रहे हैं, है ना। ये फ्लो सिस्टम क्या है, इस पर्टिकुलर ट्री की विसिनिटी है, इस पर्टिकुलर ट्री का जो आसपास का एरिया है ना, ये जो इसका रूट जोन है, ये पर्टिकुलर इसका जो रूट जोन है, मैं इसको फ्लो सिस्टम लेकर के चल रहा हूँ इस ट्री के साथ, है ना। ध्यान से देखने की कोशिश करना, जब प्रेसिपिटेशन हुआ तो प्रेसिपिटेशन के टाइम पर मेरे लिए क्या हुआ, रेनफॉल नीचे आया, फिर क्या हुआ, सरफेस इनफ्लो हुआ, ये क्या होगा इसके अंदर, इनकमिंग। ठीक है, और आउटगोइंग में मैंने क्या क्या ले लिया, एक तो सरफेस आउटफ्लो, अगर पानी बहुत ज्यादा बरस गया तो सरफेस आउटफ्लो, एक क्या हो रहा है, एवापोट्रांसपिरेशन, मतलब पेड़ की पत्तियों से और आसपास की सॉइल से एवापोरेशन, और नीचे क्या हो रहा है, डीप परकोलेशन, मतलब पानी कहाँ जा रहा है, नीचे, सब सरफेस आउटफ्लो। तो वहां पर भी मैंने क्या लिख दिया, इनकमिंग। मैंने प्रेसिपिटेशन के अंदर ही किसको ले लिया है, प्रेसिपिटेशन के अंदर ही मैंने प्लस सरफेस इनफ्लो को भी यहाँ पर ले लिया है ना, सरफेस इनफ्लो यहाँ पर मेरा मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बाकी सब चीजों को एक एक करके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। रन ऑफ को भी मैंने वहां पे माइनस कर दिया, नेट एवापोरेशन को भी मैंने वहां पे माइनस कर दिया, ट्रांसपिरेशन को भी मैंने वहां पे माइनस कर दिया, और ग्राउंड वाटर फ्लो, मतलब नीचे जो डीप परकोलेशन हुआ है उसको भी मैंने माइनस कर दिया। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मिल गया मेरा वाटर बजट इक्वेशन। इसका क्लियर होना। नाउ सी, एक चीज और, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए बातचीत करता हूँ, तो कैचमेंट के लिए एक बात और याद रखना बेटा, कैचमेंट के लिए एक पर्टिकुलर चीज और याद रखना बेटा, क्या, फोटो गड़बड़ हो गया। ओके, नाउ सी क्लियरली, एक बात और याद रखना अच्छे से, क्या, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को देखते हैं और सिस्टम के अंदर हम लोग रेनफॉल के लिए वाटर बजट लिखना चाहते हैं, तो अगर हम लोग रेनफॉल के लिए वाटर बजट लिखेंगे तो रेनफॉल के लिए वाटर बजट कैसे लिखा जाएगा। रेनफॉल के अंदर तीन प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। सपोज दैट मैं आपको इसको कैसे दिखाता हूँ, पी से। अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस होता है इनफिल्ट्रेशन, जो पानी नीचे चला गया। मैं प्रोसेस को दिखा रहा हूं आई से। अगला जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एवापोरेशन, और प्लस क्या है, ट्रांसपिरेशन, एवापोट्रांसपिरेशन। इसको मैं किससे दिखा रहा हूं, ईटी से। और अगला जो प्रोसेस है वो कौन सा है, नो, इसको मैं किससे दिखा रहा हूं दोस्तों, इसको मैं दिखा रहा हूं आर से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पी माइनस का आर माइनस का आई माइनस का ईटी। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा एफ। एक रेनफॉल इवेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बात कर रहे हैं हम लोग, एक रेनफॉल इवेंट के लिए बात कर रहे हैं। एक रेनफॉल इवेंट के लिए प्रेसिपिटेशन माइनस ये पूरी चीजें, कह सकते हो ना, इन सब चीजों को मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टोरेज। इज दैट क्लियर और नॉट। इन सब चीजों को मैं लेकर के चल रहा हूँ। अभी प्रेसिपिटेशन के अंदर मैंने जितनी भी इनकमिंग है ना, सब इनकमिंग को लेकर के रखा हुआ है। अगर रेनफॉल के अलावा भी कोई और इनकमिंग भी आ रही है तो मैंने उसको प्रेसिपिटेशन के अंदर लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से वाटर का बजट बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वाटर का बजट बनाते समय आपको छोटी छोटी कुछ चीजें रखनी है, और वो चीजें क्या होंगी, आपको पूरी की पूरी इनकमिंग का हिसाब करते आना चाहिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है, कल की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आपको पूरी की पूरी इनकमिंग का हिसाब किताब रखना चाहिए, और इनकमिंग के साथ साथ आपको पूरी की पूरी आउटगोइंग का हिसाब किताब रखना चाहिए।
अपने क्लोज सिस्टम को अपने दिमाग में रख लो। मैं आपको न्यूमेरिकल्स के दौरान बताऊंगा कि कैसे क्लोज सिस्टम को हम लोग पहचानेंगे, और अपने क्लोज सिस्टम को पहचानने के बाद सिर्फ इन चीजों पर ध्यान दो कि कैसे पूरा का पूरा जो इनकमिंग है वो सिस्टम के अंदर आ रहा है, आउटगोइंग सिस्टम के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से वाटर ऑब्जेक्ट निकाल पाएंगे। एप्लीकेशन सब लोग न्यूमेरिकल के अंदर अच्छे से देखेंगे। नाउ सी, यूनेस्को ने 1978 में, ये याद है, 1978 में वर्ल्ड वाटर बैलेंस रिलीज किया था। उस वर्ल्ड वाटर बैलेंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जनरली अगर आप किसी बड़े एग्जाम के इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे कि ईएस का इंटरव्यू हो गया, या फिर स्टेट पीएससी का, आपके यहाँ जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, जो यूपी के बच्चे हैं, आप लोग के स्टेट पीएससी होती हैं। यूपी ने तो अपनी पीएससी को दिसंबर में मार्क करके भी रखा हुआ है। मैंने 2013 के अंदर यूपी पीएससी का जो एक एग्जाम 2013 का मेरा एग्जाम निकला हुआ है, तो मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया हुआ है। वहां के इंटरव्यूज में जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो बड़ा शानदार इंटरव्यू था, क्योंकि वो एस के दुग्गल साहब ने लिया था। एस के दुग्गल साहब मेरे सामने बैठे हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलरली, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो मैंने वहां के लिए स्लाइड आपको पूरी यूनेस्को की वेबसाइट से निकाल करके दी हुई है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, बच्चा ये बोलता है कि सर इतना लंबा कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, है ना, आपकी इतनी मदद कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज याद रखनी है। एक तो आपको 96.5 का बहुत अच्छे टर्म याद रखना है। ये क्या है? ये ओशियन वाटर है। तक लेना, व्हाट इज इट? इट इज ओशियन वाटर। कि ओशियन के अंदर परसेंटेज में कितना वाटर है। वॉल्यूम भी लिखा हुआ है किलोमीटर क्यूब में, लेकिन मैं परसेंटेज याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, केवल परसेंटेज ऑफ वाटर। तक लेना। उसके बाद अगर हम ग्राउंड वाटर को देखते हैं, तो इसको अगर आप याद नहीं भी रख सकते हैं तो चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर बहुत बड़ी। नीचे पूरे पूरे वाटर लिखे हुए हैं। लास्ट में आपको एक वाटर और दिख रहा होगा, दैट इज व्हाट? फ्रेश वाटर। लास्ट में आपको एक वाटर और दिख रहा होगा, दैट इज फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर क्या होता है दोस्तों? फ्रेश वाटर होता है 2.5, है ना। फ्रेश वाटर क्या होता है? 2.5 तक ले नोट। इस चीज को आपको याद रखना है। 96.5 का आपका क्या है? टोटल वाटर। और उसके बाद आपका 2.5 का क्या है? फ्रेश वाटर। ठीक है, इन दो चीजों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी वाटर जो टोटल वाटर का पर्टिकुलर पार्ट होता है, बच्चे बोलते हैं ओशियन फ्रेश वाटर के अलावा और भी तो कहीं होना चाहिए। तो होता है बेटा, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक वाटर होता है, बायोलॉजिकल वाटर होता है, मार्सेस के अंदर पानी होता है, और भी कई सारी जगह पर। यहाँ पर टेबल के अंदर कोई चीजें लिखी हुई है, वहां पर वो पूरा का पूरा 1% का वाटर रहता है। इज दैट क्लियर नॉट? तो इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को कुछ चीजों को याद रखना है, कुछ चीजों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर क्लियर करना है। दो चीजें मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोली हैं, दो चीजों को अच्छे से याद रखना है। बात बाकी आप जितना याद रख सकते हैं उतना आप याद रखने की कोशिश करें, तो आप लोगों को फायदा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। एक कंजम्पशन ऑफ वाटर की स्लाइड है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। कंजम्पशन ऑफ वाटर तो स्लाइड एक एवरेज कंजम्पशन होता है वाटर का, कितना जो वाटर है वो कहाँ का कंज्यूम किया है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट जो कंजम्पशन होता है वो एग्रीकल्चर के अंदर होता है, 38% वाटर। और भी दूसरे कंजम्पशन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर मेरे ख्याल से पता होगा सबको, जो जितना भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है एक पर्टिकुलर सिटी पे, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर को छोड़ करके। म्युनिसिपल वाटर कंजम्पशन जितना भी वाटर की एक सिटी की डिमांड होती है, इंडस्ट्रियल वाटर को अगेन छोड़ करके, है ना। इंडस्ट्रियल वाटर को छोड़ करके जितना भी हम डोमेस्टिक वाटर माने, या फिर डोमेस्टिक के अलावा भी जो दूसरा वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वाटर नहीं आना चाहिए। पार्क वार्क सब कुछ उसके अंदर आ गए, है ना। जो ऑफिस वगैरह है उसके अंदर, इंडस्ट्रीज उसके अंदर नहीं आएंगे उसके, क्योंकि बहुत हैवी वाटर डिमांड होती है। तो उनको छोड़ करके इतना ही वाटर है म्युनिसिपल वाटर के अंदर आता है, एक सिटी का वाटर, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर वाटर को म्युनिसिपल वाटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वो पूरी स्लाइड मैंने आपको दिखाई हुई है, तो उससे आप लोग एक छोटा सा अपने दिमाग के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रखने की जरूरत है बेसिकली, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर से सॉल्व करेंगे, वाटर बजट इक्वेशन पर बेस्ड। उसके बाद धूमधाम से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, प्रेसिपिटेशन। बड़ा सुंदर का चैप्टर है दोस्तों, बड़ा अच्छा चैप्टर प्रेसिपिटेशन, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। चलिए।